O5 हिंदी अध्याय 21 वेस्ट ब्लिड सिटी। मैंने अपने होलो वॉच के माध्यम से होवर कार का ऑर्डर दिया। इसे आने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैं भी जल्दी से पीछे बैठ गया। जितना संभव हो सके उतनी धीमी गति से गाड़ी चलाओ, मैंने कार को आदेश दिया। ये पूरी तरह से स्वचालित है और इसमें वॉयस कमांड की सुविधा है। ये सवार की इच्छानुसार काम करेगा, बशर्ते उसे आदेश दिया जाए। नियम के अनुसार कार की गति यथासंभव धीमी कर दी गई। सामान्य गति से कार को मेरे नए अपार्टमेंट तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता, लेकिन अब जब मैंने कार को धीमी गति से चलने का आदेश दिया तो इसमें 2 घंटे से थोड़ा कम समय लगेगा। मैंने शहर का दृश्य देखने के लिए इसे धीमी गति से चलने का आदेश दिया है। अस्पताल शहर के बाहरी रिंग में है। अभी मैं केवल बाहरी रिंग का दृश्य देख रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि मध्य और केंद्रीय रिंग कैसा होगा। जब मेरे पास पर्याप्त समय होगा तो मैं इसे देखूंगा। वेस्ट ब्लिड शहर वेब पर जैसा देखा गया था वैसा ही भव्य दिखाई दे रहा था, जिसमें विशाल गगनचुंबी इमारतें आसमान को भर रही थीं। इसलिए इसकी सड़कें भीड़ भरी थीं और मैं बल क्षेत्र से बने विशाल अवरोध को देख सकता था। उस अवरोध को चलाने के लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस शहर में जीवन है जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह उस छोटे शहर से पूरी तरह से अलग है जहां से मैं आया हूं, जहां केवल शांति और सौहार्द है और कभी कभी कुछ उत्साह भी होता है। चू, मैंने महसूस किया और एशलिन मेरे अंदर से बाहर आ गई। चू चू चू, उसने पुकारा। वह कह रही है कि उसे भूख लग रही है। वह 4 दिनों से मेरे अंदर आराम कर रही है। वह भी घायल हो गई थी और लगातार लड़ाई के कारण थक गई थी, लेकिन आराम करने के बाद अब उसे वास्तव में भूख लग रही है। मैंने स्पेशलिस्ट ग्रेड मॉन्स्टर फूड का पैकेट निकाला और उसे दे दिया। उसने जल्दी से खाना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। चू, उसने फिर से और खाने के लिए आवाज लगाई क्योंकि उसे अभी भी भूख लग रही थी। मैं चौंक गया, लेकिन फिर समझ गया कि उसके लेवल बढ़ने के बाद उसका आहार भी बढ़ गया था। मैंने एक और पैकेट निकाला और उसे दे दिया। मुझे मानना पड़ेगा कि एशलिन बहुत पेटू है। अब वह जो खा रही है वह उसके माता पिता की मृत्यु के बाद का है, जो उससे पूरी कक्षा ऊपर है, लेकिन वह जो पूरी कक्षा नीचे है उनका आहार खा रही है। खाने के बाद वह बाहर का दृश्य देखने के लिए मेरे कंधे पर बैठकर उड़ी। मैं वेस्ट ब्लिड शहर में बिना किसी योजना के केवल एक सपने के साथ आया हूं कि मुझे 5 वर्षों में कम से कम मास्टर स्तर तक पहुंचना है, अर्थात लीग ऑफ हीरोज में भाग लेने के लिए प्रत्येक वर्ष एक ग्रेड प्राप्त करना है। अब जब मैं वेस्ट ब्लिड शहर में पहुंच गया हूं तो मैं अपने सपने तक पहुंचने के एक कदम करीब हूं। मुझे बस लड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक आप लड़ना बंद नहीं करेंगे आप कभी भी प्रगति करना बंद नहीं करेंगे। जल्द ही हम उस बिल्डिंग में पहुंच गए जहां मेरा अपार्टमेंट है। इमारत 67 मंजिला है। इसमें 15 प्रशिक्षण सुविधाएं और 5 स्विमिंग पूल, 3 कैफेटेरिया और आराम करने के लिए छत पर गार्डन है। इमारत के सभी अपार्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट हैं। यह इमारत विशेष रूप से साहसी लोगों के रहने के लिए डिजाइन की गई है। अधिकांश साहसी लोगों को बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। उन्हें प्रशिक्षण के लिए अच्छी प्रशिक्षण सुविधाओं और अच्छे कैफेटेरिया की जरूरत होती है, जिसमें मनोरंजन की अच्छी और कुछ सुविधाएं हों। जब तक कि एक इमारत में ये चीजें उपलब्ध हों, वे रहने के लिए उस स्थान का चयन करेंगे। मैं कार से उतरा और अपार्टमेंट बिल्डिंग में चला गया। लॉबी मध्यम आकार की थी, किसी बड़े अस्पताल जैसी नहीं। बाईं ओर एक रिसेप्शन डेस्क है जिस पर एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। दाईं ओर प्रतीक्षा करने वाली सीटें थीं और सामने एक लिफ्ट थी। मैं सीधे लिफ्ट की ओर चला गया और अपनी होलो वॉच को स्क्रीन पर दिखाया। पट्टे पर हस्ताक्षर करने के बाद मुझे अपार्टमेंट की कमांड कुंजी मिल गई। मेरा अपार्टमेंट 32वीं मंजिल पर है। मैं 1 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंच जाता हूं और 16 नंबर के दरवाजे तक चलता हूं। मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा खुला और उस पर मेरी होलो वॉच चमक उठी। खौफनाक, जैसे ही मैंने अपने अपार्टमेंट के अंदर का नज़ारा देखा मेरी सांसें रुक गईं। ये बड़ा नहीं है। इसमें 25 वर्ग फुट का एक कमरा है, लेकिन ये पूरी तरह से सुसज्जित है। इसमें रसोईघर से लेकर भोजन के भंडारण और संरक्षण के लिए रेफ्रिजरेशन क्यूब, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, 10 सेट कपड़े और सहायक उपकरण के लिए पर्याप्त जगह वाली अलमारी और अंत में एक बिस्तर है जिस पर 2 लोग आराम से सो सकते हैं। शाम हो चुकी है, लेकिन मैं पहले से ही थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। अस्पताल में मैं बेहोश था जबकि मेरा शरीर चोटों को ठीक कर रहा था। तकनीकी रूप से मैंने आराम नहीं किया था, लेकिन सोने से पहले मुझे कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। मैंने कुछ घर का बना खाना निकाला जो मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरे बैग में ठूंस दिया था। जब मैंने अपने माता पिता के बारे में सोचा तो मेरी आंखें नम हो गईं।
मेरे माता पिता ने मुझे तब फोन किया था जब मैं लड़ाई लड़ रहा था। मैंने एक त्वरित संदेश भेजा था जिसमें कहा था कि मैं एक संगठन में प्रवेश के लिए परीक्षा में भाग ले रहा हूं और पूरा सप्ताह व्यस्त रहूंगा और मैं उन्हें एक सप्ताह में फोन करूंगा। मैं 2 दिन बाद उन्हें फोन करूंगा और उनके साथ अच्छी बातचीत करूंगा। अगर मैं पहले फोन करूंगा तो उन्हें कुछ संदेह होगा और वे बिना वजह चिंता नहीं करेंगे। कल मुझे बहुत काम करना है। मैं नए कपड़े और अन्य चीजें खरीदूंगी जिनकी मुझे साहसिक कार्य के लिए आवश्यकता होगी तथा एक भवन निर्माण प्रशिक्षण सुविधा के लिए नामांकन भी करूंगी। जब मैंने सुबह को जगाया तो मेरा सिर तकिए से छूते ही मैं सो गया। एशलिन अभी भी मेरी छाती पर सो रही थी। मैंने उसे परेशान नहीं किया और उसे सोने दिया। मैंने समाचार देखने के लिए न्यूज़ फीड खोला। उसमें कोई नई खबर नहीं थी और 5 दिन पहले हुई रेल दुर्घटना के बारे में सिर्फ एक छोटा सा लेख था। छू, एशलिन हड़बड़ाते हुए उठी। गुड मॉर्निंग एशलिन, मैंने कहा और थोड़ी देर तक उसे सहलाता रहा। मैं फ्रेश हुआ और एक लंबा स्नान किया। अस्पताल के रोबोट ने मुझे साफ किया होगा क्योंकि मैंने अपने शरीर पर कोई गंदगी और खून नहीं देखा। फिर भी मैं अपने शरीर के हर इंच को साबुन से साफ करता हूँ। स्नान करने के बाद मैंने शरण को भी स्नान कराया। वह स्नान के दौरान हमेशा शांत रहती है, अन्य राक्षसों की तरह नहीं जिन्हें स्नान पसंद नहीं है या जो स्नान का आनंद लेते हैं। स्नान में वह बस चुप रहती है। मैंने ड्रायर से उसके पंख सुखाए और अपने बैग से उसकी कंघी निकाली तो पाया कि उसका हैंडल टूटा हुआ था। यह शायद युद्ध के दौरान टूट गई होगी। अभी भी प्रयोग करने योग्य है, मैंने कहा और उसके बालों में कंघी करना शुरू कर दिया। मैंने मॉल से खरीदी गई चीजों की सूची में कंघी भी जोड़ ली है। चलो एशलिन, मैंने कहा और एशलिन को साथ लेकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। मैंने लॉबी के लिए लिफ्ट ली। लॉबी में कल की तुलना में थोड़ी हलचल थी। युवाओं को लॉबी से बाहर आते जाते देखा जा सकता था। मैंने टैक्सी नहीं ली क्योंकि मॉल केवल 2 ब्लॉक दूर था। इमारत में एक दुकान भी थी लेकिन मुझे कई तरह की चीजें खरीदनी थी। उसके लिए मॉल बेहतर विकल्प होगा। ये शहर ऊंची इमारतों से भरा पड़ा है। आपको शायद ही कोई इमारत मिलेगी जो 10 मंजिल से छोटी हो। वेस्टब्लड शहर गणतंत्र के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक की सीमा में बना है। यहाँ जगह ही विलासिता है। बाहरी रिंग में मैनर और विला बहुत दुर्लभ हैं। उन्हें केवल मध्य रिंग और केंद्रीय रिंग में ही देखा जा सकता है। मैंने सड़कों पर बहुत से लोगों को चलते देखा, कुछ अकेले तो कुछ अपने राक्षसों के साथ। लोगों को जमीन से और हवा में सवारी करते हुए देखा जा सकता था। इसने दर्जनों बड़े पक्षियों को देखा जो अपने साथियों के साथ उड़ रहे थे और लोग सड़क पर कई राक्षसों की सवारी कर रहे थे। मॉल में कुल 18 मंजिलें हैं और यहाँ जादुई कलाकृतियों से लेकर घरेलू उपकरणों तक सब कुछ बेचा जाता है। मैं पहली बार मॉल में प्रवेश कर रहा हूँ। यह उतना ही बड़ा है जितना कि मैंने सोचा था कि इसके आगे विभिन्न ब्रांडों की दुकानें लगी होंगी। मैं सबसे पहले कपड़ों के खंड में जाती हूँ। मुझे हर जगह और साहसिक यात्राओं के लिए कपड़ों की बहुत जरूरत होती है। मैंने उन कपड़ों को चुना जो वर्तमान में फैशन में हैं। साहसिक और प्रशिक्षण सूट पर मुझे वास्तव में बहुत पैसा खर्च करना पड़ा और न केवल कपड़े बल्कि मैंने सभी सहायक उपकरण जैसे जूते, दस्ताने आदि भी खरीदे। कपड़े चुनने के बाद मैं एडवेंचरिंग विभाग की ओर चली गई, जहां से मैंने बाहर एडवेंचर करने के लिए आवश्यक चीजें खरीदी, जैसे बैकपैक, कैंप और प्रिजर्वेशन बॉक्स जिनमें राक्षस की सामग्री को संग्रहित किया जाता है। ये संरक्षण बक्से वास्तव में विशेष हैं। ये अंगूठे के आकार के होते हैं लेकिन इन्हें आधे मीटर के घन के आकार तक बढ़ाया जा सकता है। अब मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीजें खरीदनी हैं, जो औषधियां और चिकित्सा सामग्री हैं, जो 13वीं मंजिल पर हैं। जब मैं फ्लो पोशन सेक्शन में प्रवेश करता हूं, तो मैं पोशन की चमकदार बोतलों को देखकर काफी रोमांचित हो जाता हूं। वहां सैकड़ों नहीं तो हजारों प्रकार की पोशन बोतलें होती हैं। मैंने इंटरनेट पर औषधियों के बारे में कभी ज्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मैंने इन अंगूठे के आकार की रंगीन बोतलों की कीमत देखी तो मैं इतना हैरान हो गया कि मैं लगभग बेहोश हो गया। इस बोतल की औसत कीमत 10,000 क्रेडिट है। सबसे कम कीमत वाली पोशन की कीमत 3,500 क्रेडिट है और वह पोशन ग्रेड एक लो लेवल मैना सप्लीमेंट पोशन है या बस मैना पोशन के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग लव.1 प्राइवेट ग्रेड रिवॉल्वर्स द्वारा किया जाता है। ये वही औषधि है जिसे जिम ने युद्ध के दौरान अपने सूखे हुए मन की पूर्ति के लिए पिया था। ये वही औषधि है जिसके लिए मैं यहाँ आया था। बस मैंने जो औषधि लाई थी वह ग्रेड 1 मध्य स्तरीय औषधि है जिसकी कीमत 6,000 क्रेडिट है। मैंने उनमें से 3 लाए थे जिनकी कीमत 18,000 क्रेडिट थी। मेरी इच्छा उपचार औषधि खरीदने की थी, लेकिन इसकी कीमत 20,000 क्रेडिट देखकर मैंने मरहम खरीदने का निर्णय लिया। फ्री वेब नॉवल कॉम। उसके बाद मैं कई तरह की चीजें ले आया, जैसे एशलिन की कंघी, पट्टियां आदि।
कुल खरीदारी में मैंने 32,000 क्रेडिट खर्च किए। सबसे महंगी चीज़ मेरा बैकपैक है। इसकी कीमत मुझे 7,000 क्रेडिट पड़ी, लेकिन ये देखते हुए कि यह एक फंक्शन है, मैंने सोचा कि यह पूरी तरह से इसके लायक है। इसका चिकना काला रंग विशेषज्ञ चरण के हमले को सहन कर सकता है। इस बैकपैक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वचालित है। लड़ाई के दौरान यदि मुझे बैकपैक से किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो मुझे बस अपनी आवाज़ से कहना होगा और यह मुझे इसे खोले बिना ही स्वचालित रूप से प्रदान कर देगा। यह एक बहुत अच्छा फंक्शन है जिसने मुझे इसे खरीदने के लिए प्रेरित किया। इसकी उच्च कीमत के बावजूद ये बैकपैक्स की अर्ध स्वचालित श्रेणी में सबसे कम कीमत वाला बैकपैक है। मुझे जो भी चीज़ें खरीदनी होती हैं मैं उन्हें साथ ले आता हूँ, यहाँ तक कि अगर मैं कुछ भूल भी जाता हूँ तो मैं उसे वेब से ऑर्डर कर सकता हूँ और कुछ ही मिनटों में वह डिलीवर हो जाती है। अपने अपार्टमेंट में बिस्तर पर बैठकर मैं प्रशिक्षण हॉल द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की जांच करता हूँ। ये सभी निजी प्रशिक्षण कक्ष द्वारा प्रदान की जाने वाली मानक सेवाएं हैं, जैसे निजी अभ्यास स्थान, रोबोट मानव और राक्षसों के साथ अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सुविधा की फीस महंगी है। मुझे इसके न्यूनतम पैकेज के लिए प्रति माह 7,000 का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन मैंने जो पढ़ा वह सब इसके लायक है, इसलिए मैंने इसके लिए साइन अप कर लिया। मॉन्स्टर कोर बेचने से मुझे जो 50,000 क्रेडिट मिले थे उनमें से अब मेरे खाते में केवल 11,000 ही बचे हैं और मुझे नहीं लगता कि वे 10 दिन तक चल पाएंगे। किराया, भोजन और प्रशिक्षण, इन सब के लिए मुझे 20,000 क्रेडिट खर्च करने होंगे और ये केवल बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो एक एडवेंचरर को चाहिए। लेकिन प्रगति करने के लिए एक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की औषधियां होनी चाहिए तथा राक्षसों और मनुष्यों दोनों के खिलाफ जीवित रहने के लिए उसे आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार की कलाकृतियों का होना आवश्यक है। मैं 3 दिन बाद शहर छोड़ने की योजना बना रहा हूं, लेकिन पहले मुझे प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास करना है। जिम ने कहा था कि जंगल में सिर्फ राक्षस ही खतरा नहीं है, लोग लोगों को मार भी देते हैं। उन्होंने कहा कि राक्षसों से लड़ना और बाहर जाने से पहले मनुष्य से लड़ना पूरी तरह से अलग है। मुझे पहले लोगों के साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि मैं इससे सीख सकूं। युद्ध के कारण मेरी मन शुद्धता 61% तक पहुंच गई थी, जो मानक शुद्धता 65% से केवल 4% दूर थी। किसी की मन शुद्धता जन्मजात प्रतिभा या औषधि या राक्षस सामग्री जैसे बाह्य स्रोतों के माध्यम से केवल 65% तक ही पहुंच सकती है। इसके बाद कोई भी जन्मजात प्रतिभा या बाह्य स्रोत आपके मन को शुद्ध करने में मदद नहीं कर सकता है। कड़ी मेहनत से ही आपको आगे कदम बढ़ाना है। यहीं से रिफाइनमेंट इंजन का सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। रिफाइनमेंट इंजन ही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपका मन जितना अधिक शुद्ध होगा उतना ही यह आपको स्तर बढ़ाने और अगले चरण तक विकसित होने में मदद करेगा। जिन लोगों का मन कम शुद्ध है उनके पास विकसित होने के अगले चरण में आगे बढ़ने का कम मौका है। यदि कोई टोटेम बनाना चाहता है तो उसके पास कम से कम 70% मन शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता जितनी अधिक होगी टोटेम उतना ही मजबूत होगा। कई लोग मैना को शुद्ध करने के लिए लेफ्टिनेंट स्तर तक पहुंचने के लिए दसियों वर्षों तक इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके पास टोटेम बनाने का केवल एक ही मौका होता है। मेरे रिफाइनमेंट इंजन का सेंट्रल स्टोरेज भर गया है। अब मुझे और अधिक शुद्धता के लिए अपने मन को फिर से परिष्कृत करना है। मैं अपने बिस्तर के सामने गद्दे पर कमल की मुद्रा में बैठ गया और अपने मन को फिर से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। पूरी प्रक्रिया नीरस और उबाऊ है। मुझे मैना को केंद्रीय भंडारण से शोधन अनुभाग में ले जाना पड़ता है और शोधन मैना फिर संक्षेपण में चला जाता है और फिर वापस केंद्रीय भंडारण में चला जाता है। लड़ाई से पहले मैं मुश्किल से 1 घंटे से अधिक समय तक अपने मन को परिष्कृत करने में सक्षम था, लेकिन अब मैंने इसे 3 घंटे तक किया है और मुझे ज्यादा थकान महसूस नहीं हुई। ऐसा लगता है कि लड़ाई में मेरी मनस्थिति में बड़ा बदलाव आया था और मैं सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का अभ्यास करके उस सिद्धांत का परीक्षण करना चाहता हूँ। यह अपार्टमेंट किसी भी व्यायाम के लिए बहुत छोटा है। यदि मैं यहाँ व्यायाम करता हूँ तो संभवतः अपार्टमेंट का आधा हिस्सा टूट जाएगा। मुझे प्रशिक्षण सुविधा में जाना होगा। मैंने नया सफेद प्रशिक्षण सूट पहना, जिसे मैंने खास तौर पर प्रशिक्षण सुविधा में पहनने के लिए खरीदा था। एशियन, क्या तुम अपार्टमेंट में रहोगी या मेरे साथ घुल मिल जाओगी? मैंने उससे पूछा, क्योंकि प्रशिक्षण सुविधा में राक्षसों को अनुमति नहीं है। चू, वह गुस्से में चिल्लाए और मेरे अंदर समा गई। मैं उसकी हरकतों को देखकर हंस पड़ा। फिर भी वह सब कुछ देख सकती है जो मैं देख रहा हूं जब वह मेरे अंदर समा गई है। बीप। जब मैं लिफ्ट की ओर जा रहा था तो मैंने अपनी घड़ी पर सूचना सुनी। मैंने ये देखने के लिए कि यह क्या है, उसे खोला।
ये बिल्डिंग प्रशासन से है। ये कह रहा है कि उन्होंने साजन स्टेज इवॉल्वर को मार्गदर्शन व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है। मुझे अपार्टमेंट की जानकारी में बताया गया था कि हर महीने वे किसी को जादू अभ्यास के बारे में मार्गदर्शन व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। उत्सुकतावश मैंने भी इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। ये केवल 1 घंटे का व्याख्यान है और कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाता है। इसमें खोने को कुछ भी नहीं है। भले ही यह एक उबाऊ व्याख्यान हो, यह एकमात्र ऐसा घंटा है जिसे मैं बर्बाद करूंगा। जब मैं प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचा तो वहां पहले से ही लगभग 300 लोग प्रतीक्षा कर रहे थे तथा अन्य 600 लोगों के लिए जगह थी। प्रशिक्षण सुविधा पूरी मंजिल पर फैली हुई थी, इसलिए वहां 1000 लोगों के खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह थी। लोग आते रहे, जल्द ही हॉल 500 से अधिक लोगों से भर गया। अतिथि वक्ता तो नहीं आए थे, लेकिन मुझे लोगों से उनके बारे में जानकारी मिल गई है। इस बार उन्होंने मार्गदर्शन के लिए मास्टर स्टेज रिवॉल्वर को बुलाया था। कुछ ही देर पहले अतिथि वक्ता आए और अपने साथ एक और युवक को भी लाए, जो मंच के नीचे इंतजार कर रहा था। आज मैं जो बताने जा रहा हूं, आप में से कुछ लोग इसे पहले से ही जानते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा, जैसे ही आप अपने राक्षस के साथ एक बंधन बनाते हैं, आप और आपका राक्षस जीवन के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। यह एक सहजीवी संबंध है, जहां आप दोनों को एक दूसरे से कुछ न कुछ मिलता है। राक्षस को बुद्धि और तेजी से प्रगति मिलती है और आपको उसकी शक्ति मिलती है। ये तो सभी जानते हैं। एशलिन के साथ संबंध बनाने के बाद उसके साथ हमारे टेलीपैथिक और भावनात्मक संबंध के कारण उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ गई थी और मुझे उसकी शक्तियां भी मिल गईं। आपका राक्षस स्तर ऊपर जाता है और आप भी उसके साथ स्तर ऊपर जाते हैं, लेकिन जब आप विशेषज्ञ चरण में आगे बढ़ते हैं तो गतिशीलता थोड़ी बदल जाती है। निजी चरण में आप भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप थोड़ा प्रयास करते हैं और थोड़ा समय देते हैं, तो आप विशेषज्ञ चरण में आगे बढ़ेंगे। विशेषज्ञ चरण वह है जहां वास्तविक अभ्यास शुरू होता है। विशेषज्ञ चरण में जब आपको स्तर ऊपर करना होता है तो आपको पहले कई शर्तों को पूरा करना होता है। आप में से कई लोग जो विशेषज्ञ चरण में हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए और वेब पर इस जानकारी को जानने की पहुंच है, लेकिन निजी चरण में इस जानकारी तक पहुंच नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं उन शर्तों के बारे में थोड़ा उत्सुक हूं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है कि विशेषज्ञ ग्रेड के विकासकर्ताओं को संतुष्ट करना होगा। स्पेशलिस्ट ग्रेड में आपका राक्षस मैना का कोर बनाता है, जो उसे प्राइवेट स्टेज राक्षस से कई गुना अधिक शक्तिशाली बनाता है, लेकिन ये भी आपके लिए एक समस्या बन रहा है। उन्होंने कहा, अब मैं उत्सुक हूं कि वह क्या कह रहा है। विशेषज्ञ स्तर तक पहुंचने के बाद आपकी शक्ति भी निजी स्तर की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है और यह समस्याग्रस्त हो जाता है। आपको कभी कभी दर्द या पीड़ा महसूस होती है या आपके मन की दुनिया से मन तक पहुंचने में थोड़ी कठिनाई होती है। वह कह रहा है, बहुत से लोग ऊब गए थे। उन्हें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए जिनके बारे में वह बात कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। आपकी जादुई नसें जो आपके शरीर के हर हिस्से में मैना ले जाती हैं, मैना को ले जाने के लिए पर्याप्त चौड़ी और मजबूत नहीं है, और यहीं से रोमांचकारी जीवन की वास्तविक लागत शुरू होती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपने शरीर और मैना नसों को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न महंगी औषधियां खरीदनी पड़ती हैं, और जो लोग औषधियां खरीदने और इस समस्या का मुकाबला करने के लिए दवा लेने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, उन्होंने कहा। ये सुनकर मैं हैरान हूं। मैंने अपने माता पिता और कई लोगों को दवा खाते देखा है और मैं इस सोच के साथ बड़ा हुआ हूं कि विशेषज्ञ ग्रेड में हर कोई इसे खाता है। आज मैं आपको जो पोषण और पोषण कॉकटेल बताने जा रहा हूं, वह मेरे अभ्यास के दौरान उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा, और कई पोषण के नाम और उनके नाम और पोषण कॉकटेल के नाम बताने लगे जो उन्होंने अभ्यास में उपयोग किए थे। इनमें से आधे पोषण और पोषण कॉकटेल के नाम मैंने मॉल में देखे थे। लोगों ने उसे तभी ध्यान से सुनना शुरू किया जब उसने औषधि बनाना शुरू किया। वह व्यक्ति जब पदों के बारे में बात करता है तो बहुत उत्साही लगता है, या तो वह एक कीमियागर है या उसने अपने जीवन में कई औषधियां पी होंगी। जब मैं विशेषज्ञ स्तर और उससे ऊपर पहुंच गया तो औषधि खरीदने में मुझे जो पैसे खर्च करने पड़े, उसके बारे में सोचकर ही मुझे पसीना आ गया। किसी को सैकड़ों हजार क्रेडिट मूल्य की औषधियां खरीदनी पड़ती थीं, जब वे अकेले विशेषज्ञ स्तर पर होती थीं, और कॉर्पोरल स्तर पर लाखों की, तथा जैसे जैसे वह ग्रेड में ऊपर जाता था, उनकी संख्या बढ़ती जाती थी। वह काफी अच्छे वक्ता भी हैं। उनसे मुझे ये समझ में आया कि सभी लोग किसी संगठन या सरकार में शामिल होने के नाम पर इतने उत्साहित क्यों होते हैं। उन्होंने कहा, और सरकार और संगठनों की अपनी विशेष रूप से तैयार की गई स्थितियां होती हैं जो उनके सदस्यों के अनुकूल होती हैं। जब तक उनके सदस्य की प्रगति होती है, वे अपने सदस्यों को सब कुछ प्रदान करते हैं। वह समय की परवाह किए बिना बहुत देर तक बोलता रहा।
1 घंटा बीत चुका था और कोने में बैठा उसका दोस्त कुछ न करते हुए उबा हुआ लग रहा था। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा जो हर कोई जानता है, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने चमत्कार लाया हूं। उसने अपने युवा दोस्त की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, जो गुस्से में लग रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसका दोस्त उसके बारे में कुछ कहने वाला है। यह मेरा भतीजा जॉन है और वह बहुत मेहनती है। उसने उन मशीनों का उपयोग किए बिना सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के 7 सेट पूरे किए थे और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसने सामान्य मैना सप्लीमेंट पोषण को छोड़कर किसी भी पोषण पर कोई पैसा खर्च नहीं किया था। उन्होंने कहा। जब उन्होंने ये कहा तो उनके चेहरे पर गर्व झलक रहा था, लेकिन उनका भतीजा थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर हैरानी थी जब उन्होंने सुना कि उसके दोस्त ने सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के 7 सेट पूरे कर लिए हैं। यह एक बहुत ही दर्दनाक एक्सरसाइज है। अगर ये लड़ाई में मेरी जिंदगी और मौत का सवाल न होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसका एक भी सेट पूरा कर पाता। मैं अभी भी कांप उठता हूं जब भी उस दर्द के बारे में सोचता हूं जो मुझे 24वें चक्र में महसूस हुआ था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हर पल कोई मौत हो रही हो। उसने किसी मशीन का जिक्र किया। मुझे इसके बारे में बाद में किसी से पूछना होगा। उसका शरीर और मन शिराए हम औषधि पीने वालों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि वह अभ्यास के 10 सेट पूरे करने में सक्षम है। उसे औषधि की एक बूंद भी पीने की जरूरत नहीं है और उसका शरीर लेफ्टिनेंट ग्रेड मॉन्स्टर के जादू को सहन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने कहा। ये कहने के बाद उसके क्रोधित दोस्त ने उसे जबरदस्ती प्रशिक्षण हॉल से बाहर खींच लिया। श्री मेसन ने शर्मनाक तरीके से मुस्कुराते हुए हॉल छोड़ दिया। प्रशिक्षण हॉल से बाहर जाने के बाद श्री मेसन की हालत देखकर हम सभी हंस पड़े। आहा! कुछ बेवकूफ अति उत्साहित होकर वहीं पर अभ्यास करने लगे, लेकिन पहले चक्र में ही जोर से चिल्ला उठे। हा। ये देखकर सभी युवा हंस पड़े। क्या आप जानते हैं कि श्री मेसन ने व्यायाम करने में मदद करने वाली किन मशीनों का उल्लेख किया है? मैंने मेरे बगल में बैठी सुंदर लड़की से पूछा, जो लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उनके इस्तेमाल के बारे में भूल जाओ, सिर्फ सरकार और बड़े संगठनों के पास ही उनके पास है। उसने रूखेपन से कहा। मुझे उनकी बात सुनकर थोड़ी निराशा हुई। क्या तुम जानते हो कि वे कैसे काम करते हैं? मैंने उससे फिर पूछा, हालांकि मैंने पहले उसका रूखा जवाब सुना था। उन्होंने किसी तरह से व्यायाम के दर्द को कम कर दिया, उसने कहा। इस बार उसने बिना किसी रूखे स्वर के उत्तर दिया, जैसे कि वह मेरी वास्तविक जिज्ञासा को महसूस कर रही हो। वह एक निजी प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करती है और दरवाजा स्वतः ही उसके पीछे बंद हो जाता है। प्रशिक्षण हॉल में कई निजी प्रशिक्षण कक्ष हैं और खुले मैदान और रिंग भी हैं। सभी फाइटिंग ट्रेडिंग फ्लो की अपनी विशेषता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी फ्लो पर प्रशिक्षण लेने के लिए स्वतंत्र है। निजी और विशेषज्ञ दोनों ग्रेड के कई लोगों को रिंग में लड़ते देखा जा सकता है। अगर किसी को लड़ने के लिए एक साथी मिल गया है तो उसे बस खड़ा होना होगा और चुनौतियां अपने आप आ जाएंगी। यदि झगड़े जीवन धमकी के स्तर पर चले गए तो एआई का निर्माण पहले चेतावनी दी जाएगी और यदि वे नहीं माने तो ये स्वचालित रूप से ग्रेड 1 बंदूक फायर करेगा, जिसमें भारी मात्रा में ट्रैंक्विलाइजर डाट भरा होगा जो दिन भर के लिए कोपोरल स्टेज योद्धा को भी बेहोश कर सकता है। मैंने पहले एक मानव रोबोट के साथ प्रशिक्षण लेने का फैसला किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उसी स्तर पर विकसित होने के साथ अधिक शक्तिशाली है। मैं निजी प्रशिक्षण कक्ष में गया और उसके केंद्र में खड़ा होकर गहरी सांस ली। मैंने पहले सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का अभ्यास करने का निर्णय लिया। मैंने अपने हथियार को सरल तरीके से चलाना शुरू किया और अभ्यास की पहली चाल को प्रसारित करना शुरू किया। जल्द ही मुझे दर्द होने लगा, लेकिन ये सहनीय था। मैंने अपनी बाहों को हिलाना जारी रखा और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे आंदोलनों को दोहराना शुरू कर दिया। छठे आंदोलन में मुझे तनाव महसूस होने लगा, फिर भी मैंने अभ्यास के आंदोलनों को दोहराना जारी रखा। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के दौरान महसूस किया जाने वाला दर्द ऐसा नहीं होता है जैसे मांस पर लकड़ी की छड़ी से चोट लग रही हो, त्वचा पर तलवार से वार हो रहा हो, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे आपके शरीर पर हजारों सुइयां चुभ रही हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यह मांस के दर्द से ऊपर उठकर आत्मा के दर्द जैसा महसूस होता है, जैसे सुई आपके हृदय के अंदर चुभ रही हो। freewebandsigmawell.com। जब मैं 15वीं चाल पर पहुंचा तो मैंने अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली और 15वीं चाल जारी रखी। 15 चालों पर मुझे असली आत्मा को झकझोर देने वाला दर्द महसूस होने लगा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ना जारी रखा। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का अभ्यास करना एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने जैसा है। एक बार आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और दूसरी बार ऐसा करना चाहते हैं तो इसमें गिरने का वही खतरा होगा, लेकिन ये परिचित और आसान हो जाएगा। जब तक आप नए पदचिह्न बनाते रहेंगे, तब भी आपको दूसरी बार उस तक पहुंचना आसान लगेगा।
20वें चक्र तक पहुंचने के बाद मैं आगे बढ़ता रहा क्योंकि मैं जानता था कि एक बार रुक गया तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। भाड़ में जाओ, मैंने कहा, हालांकि मेरे दांत भीग रहे थे क्योंकि मैं 23वें कदम पर नहीं पहुंच पा रहा था। मैंने कितनी भी कोशिश की लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द की एक विशाल दीवार मेरे आगे बढ़ने में बाधा बन रही है। अब यह मेरे सिद्धांत का परीक्षण करने का समय है। मैंने सर्वोच्च लड़ाकू अभ्यास के 23वें कदम को प्रसारित करते हुए अपने शोधन इंजन को संचालित करना शुरू कर दिया। आहे, मैंने दांत पीसते हुए चिल्लाया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगा कि अगर यह चलता रहा तो मेरा सिर भी धड़क जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी जारी रखा। कुछ समय बाद मुझे दर्द का एहसास होने लगा। दर्द अब भी सहन करना कठिन है, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम हूँ। मैं 23वें चक्र से शुरू करता हूँ और दर्द को सहन करता हूँ और कभी भी मन को प्रसारित करना बंद नहीं करता। 23वीं चाल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सुइयों से बना हथौड़ा मेरे सिर पर मार रहा हो। मैं आधे घंटे तक 23वीं चाल पर घूमता रहा, लेकिन मैं 24वीं चाल पर नहीं जा सका, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो। मैं भले ही सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 24वीं चाल को प्रसारित करने में सक्षम न हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने सिद्धांत को सही साबित करने में सक्षम हूं। सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की चालों को घूमते समय मैं रिफाइनिंग इंजन को संचालित करने से मेरी रिफाइनिंग गति सामान्य अभ्यास समय की तुलना में 5 गुना तेज हो जाती है। मैंने एक्सरसाइज और रिफाइनमेंट इंजन दोनों को बंद कर दिया और अपने होलोवॉच पर कुछ बार टैप किया। मैं अपने समान स्तर के रोबोट के खिलाफ अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाहता हूं। उसी स्तर में इसमें उप स्तर भी हैं। मैंने सीधे सबसे अधिक कठिनाई वाला स्तर चुना। जल्द ही जमीन से 2 छेद खुल गए, एक मेरे सामने और एक मेरे बगल में। तलवार मेरे बगल के छेद से बाहर आने लगी। ये कटाना शैली की प्रशिक्षण तलवार थी जिसकी धारें कुंद थीं। स्कूल में मैं रैपियर्स और कटाना दोनों से अभ्यास करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे कटाना से लगाव हो गया। रैपियर की रेंज ज्यादा थी और ये दुश्मनों को दूर रखता था और भरोसा करने में भी अच्छा था, लेकिन समस्या इसकी मारक क्षमता की थी। कटाना की रेंज रैपियर की तुलना में छोटी है और उपयोगकर्ता को अपने प्रतिद्वंद्वी के बहुत करीब जाना पड़ता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता घातक है और इसका हर वार दुश्मन को 2 टुकड़ों में काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कटाना का उपयोग केवल काटने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी विशेषता तेजी से मारने में है और यही शैली मुझे पसंद है। जल्द ही 2 मीटर लंबा मानव जैसा रोबोट मेरे सामने आता है, जिसके हाथ में एक कैंची है और उसके सिर पर एक लाइफ बार है। जब लाइफ बार खाली हो जाता है तो इसका मतलब है कि मैं हार गया। रोबोट को सक्रिय करने के लिए मुझे बस स्टार्ट कहना है। शुरू करो, मैंने कहा और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की पहली चाल को प्रसारित करना शुरू कर दिया। फ्लैंक थर्ड, मैंने 2 कदम पीछे लिए क्योंकि हमारी तलवार का स्पर्श ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस रोबोट को बहुत हल्के में लिया है। मैंने अभ्यास के दूसरे दौर को प्रसारित करना शुरू कर दिया। क्लैंक क्लैंक क्लैंक, मैंने अपनी कलाई पर थोड़ा बल महसूस किया। जैसे ही मैं रोबोट पर हमला करता रहा, मैंने अभ्यास के तीसरे आंदोलन को प्रसारित किया क्योंकि मुझे थोड़ा दबाव महसूस हो रहा था। तीसरी चाल चलने के बाद वो और मैं अभी भी उसके खिलाफ लड़ने में थोड़ा नुकसान में हैं, लेकिन मुझे ये कहना होगा कि यह एंड्रॉयड लड़ने के लिए वास्तव में एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी है। मैं बिना किसी फल के 15 मिनट तक इससे लड़ता रहा और अभ्यास के चौथे और 5वें आंदोलनों को प्रसारित करने का फैसला किया। जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ती गई, वह और मेरी शक्ति आने लगी। क्लीन, मैंने तलवार से उसकी कमर को टक्कर मारी, जिससे उसका जीवन बार 30% खाली हो गया। मैंने सोचा कि कुलीन स्तर 2 निजी चरण मजबूत होगा, जो मुझे अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा। खैर, यह अपेक्षित है, ये केवल एक एंड्रॉयड है न कि मानव। यह अभी भी अपने एल्गोरिथम से बंधा हुआ है। यह मानव की तरह बॉक्स के बाहर नहीं सोच सकता है और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी भी आधे कौशल का उपयोग नहीं कर सकता है। यदि संगठन के अभिजात वर्ग से कोई भी अभिजात वर्ग आया, तो मैं पूरे सेट अभ्यास को प्रसारित करने के बावजूद उसे हरा पाने में सक्षम नहीं हो सकता। जिम ने मुझे बताया था कि संगठन के सुपर एलीट उन लोगों को हरा सकते हैं जो उनसे एक ग्रेड ऊपर हैं। उनके सामने मेरी छोटी सी क्षमता का कोई उपयोग नहीं है। जिम एल्केमिकल संगठन से आया था और वह एक नौसिखिया कीमियागर है जिसने पहले कभी असली लड़ाई नहीं लड़ी थी। सुरंग की लड़ाई ही एकमात्र वास्तविकता है जो उसने अपने वास्तविक जीवन में लड़ी थी। क्लिन क्लिन क्लिन, मैंने लगातार हमला किया और एक ही बार में उसका जीवन काल पूरी तरह से समाप्त कर दिया। रोबोट अपने रास्ते पर रुक गया और अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। मैंने इसकी लड़ने की शक्ति को उन्नत करके स्तर 3 निजी स्तर पर पहुंचा दिया है और इसके साथ लड़ना शुरू कर दिया है।
शिंक, मेरी तलवार इसकी छाती पर वार करती है और यह रुक जाता है क्योंकि इसका जीवन बार पूरी तरह से खाली हो गया है। मैं पिछले 20 मिनट से इस लव 3 प्राइवेट ग्रेड एंड्रॉयड के साथ लड़ रहा था और अंततः जब मैं अभ्यास की 13वीं चाल का उपयोग कर रहा था तब मैंने इसे हरा दिया। एंड्रॉयड वापस अपनी जगह पर चला जाता है और वहीं खड़ा रहता है। यह एक अच्छी लड़ाई थी क्योंकि इसने मुझे अभ्यास की 13वीं चाल को प्रसारित करने के लिए मजबूर किया। यह अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपने मन को भी परिष्कृत कर रहा हूं क्योंकि मैं लड़ रहा हूं और मैं ना रिफाइनमेंट इंजन ऑपरेशन को और भी तेजी से संचालित कर रहा हूं। मैंने इसकी लड़ाकू शक्ति को लव एक विशेषज्ञ चरण में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। मैं ये परीक्षण करना चाहता हूं कि विशेषज्ञ ग्रेड एंड्रॉयड की शक्ति कैसी है। शुरू करो। धमाका हुआ। मैंने पीछे की ओर जोर से धक्का मारा लेकिन सौभाग्य से मैं दीवार से जोर से नहीं टकराया क्योंकि दीवार से हवा के झोंकों ने धमाका कम कर दिया। मैं कितना बेवकूफ हूं। मैंने कहा कि मैंने व्यायाम के 13वें मूव को चालू करते हुए स्पेशलिस्ट स्टेज शुरू कर दिया। मैं खड़ा हुआ और 18वीं चाल तक अभ्यास की चाल को प्रसारित करना शुरू कर दिया। क्लैंग 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 थग। हमारी तलवारें बलपूर्वक टकराती हैं। मैंने बलपूर्वक एक कदम पीछे लेना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि 18वीं चाल पर्याप्त नहीं होगी। 19वीं और 20वीं चाल चलने के बाद ही मैं अपने कदम रोक पाया। मैं इस लड़ाई का भरपूर आनंद ले रहा हूं। इस लड़ाई में जीवन और मृत्यु का कोई डर नहीं है। मैं बिना किसी चिंता के अपने कदमों का विश्लेषण और सुधार कर सकता हूं। मैंने स्कूल में सीखी गई विभिन्न तलवार चालों को आजमाना शुरू कर दिया। अब मैं जो तलवार चालें प्रयोग कर रहा हूं वे सरल हैं और इसमें कोई जटिल प्रबंधक नहीं है, केवल आक्रमण और बचाव वाली 10 चालें हैं। जिम ने कहा कि मुझे कुछ उन्नत तलवार कक्षाएं लेनी चाहिए। वह बता सकते हैं कि मैं जिस तलवार शैली का उपयोग कर रहा हूं वह एक आधारभूत तकनीक है जो विरोधियों से लड़ने के लिए नहीं बल्कि तलवार चलाने के लिए आधार तैयार करती है। उन्नत हथियार शैलियों को सीखना आवश्यक है। यदि मैं कुछ शैलियों को जानता तो मुझे लड़ाई में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती और मेरे हमले अधिक घातक हो जाते। हथियार शैली का उपयोग करने में कोई मन उपयोग शामिल नहीं है। वे सिर्फ हथियारों की कुशल और साफ चालें हैं, न कि किसी कौशल की तरह जिसमें आक्रमण और रक्षा में अधिकतम शक्ति बनाने के लिए मन उपयोग के विशिष्ट मार्ग की आवश्यकता होती है। एक अच्छा हथियार शैली सीखना महंगा है। औसत हथियार शैली सीखने के लिए लागत। क्लैंग। हमारी तलवारें टकराती हैं और हम दोनों पीछे हट जाते हैं। मैं वर्तमान में सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 21वीं चाल का संचालन कर रहा हूं। इसके साथ मैं एंड्रॉयड के साथ एक ठहराव पर हूं। हम 1 घंटे से इस तरह लड़ रहे हैं लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं है कि कौन जीतेगा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। मैंने अपनी तलवार सीधे उसकी गर्दन की ओर घुमाई लेकिन मैंने उससे विफल कर दिया। एंड्रॉयड होने के कारण इसका समन्वय त्रुटिहीन है और ऊर्जा की कोई बर्बादी नहीं होती। इसकी तुलना में मुझे लगा कि मैं थोड़ा कठोर हूं। मेरी चालें पर्याप्त परिष्कृत नहीं हैं और मैं कुछ बेकार चालों में ऊर्जा बर्बाद करता हूं। मैं ऐसा इसलिए नहीं करता कि मैं गलत कर रहा हूं या मेरी तलवार चलाने की शैली में कोई दोष है। ये सिर्फ अनुभव का सवाल है। सुरंग में लड़ाई को छोड़कर मुझे युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। सुचारू चाल के लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए। पर्याप्त युद्ध अनुभव के साथ चरणों के बीच के अंतराल को भी कम किया जा सकता है। हर किसी की अपनी युद्ध शैली होती है। कुछ आक्रामक होते हैं जबकि कुछ रक्षात्मक, कुछ गति पर जबकि कुछ सटीकता पर। हर प्रमुख इवॉल्वर की लड़ाई में अपनी अलग खूबी होती है। इस खूबी को जानने और उसे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। शिंक। मेरा हमला एंड्रॉयड के कंधे को छूता है और उसके जीवन पट्टी से 4% कम हो जाता है। यह मेरा पहला हमला है जो 1 घंटे पहले हमारी लड़ाई शुरू होने के बाद से उस पर पड़ा है। मैं अभ्यास की 22वीं चाल प्रसारित कर चुका होता लेकिन मुझे अभ्यास की 21वीं चाल प्रसारित करते समय इसे हरा देना पड़ता। ये बहुत कठिन होगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी एंड्रॉयड मेरे बारे में अधिक डेटा एकत्र करेगा और उस डेटा का उपयोग करके मेरा मुकाबला करेगा। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं 21वीं चाल चलते हुए इसे हरा दूंगा। धब। आउच। मैंने चिल्लाया क्योंकि एंड्रॉयड की तलवार मेरे कंधे पर लगी थी। भगवान, हम अभ्यास तलवार का उपयोग कर रहे थे। मेरे कंधे पर चोट लग गई होती। मैं और एंड्रॉयड लड़ते रहते हैं। कभी कभी मुझे चोट लगती है, कभी कभी यह अच्छी बात है कि मेरा शरीर सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का अभ्यास करने के कारण मजबूत है, अन्यथा मेरे शरीर पर हर जगह घाव हो जाता और इससे लड़ाई में मेरा प्रदर्शन प्रभावित होता। शिंक। मैंने उसे फिर मारा। मैं पिछले 3 घंटों से उससे लड़ रहा हूं और कई बार मैंने उसे मारा है जिससे उसका जीवन काल मात्र 15% रह गया है।
क्लैंग, मैं एंड्रॉयड पर हमला करता हूं लेकिन वह इसका मुकाबला करता है क्योंकि वह मेरी चालों को पूरी तरह से समझ गया है। अचानक हमला करना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। लड़ाई के इस घंटे में मुझे अपनी कमजोरियों की समझ हासिल होने लगी। क्लिन, हाँ, मैंने चिल्लाया जब मेरी तलवार उसकी गर्दन से टकराए। वह रुक गया क्योंकि उसका जीवन बार पूरी तरह से खाली हो गया था। मैंने एक बहुत ही अलग चाल की कोशिश की और सफल रहा। मैं अंततः इसे हराने में सफल रहा। यदि यह एक व्यक्ति है तो मुझे उसे परिभाषित करने में विश्वास नहीं है क्योंकि लोगों के पास शक्तियां होती हैं और वे कौशल का भी उपयोग कर सकते हैं। बूम बूम। जब मैं निजी प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलता हूं तो मुझे शून्य ध्वनि सुनाई देती है। मैंने देखा कि दो लोग पूरी तरह से बेपरवाह होकर रिंग में लड़ रहे थे। उनकी हर हरकत से बहुत तेज आवाज आती है और उनकी लड़ाई की गति इतनी तेज है कि मुझे उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी हो रही है। वे दोनों निश्चित रूप से विशेषज्ञ ग्रेड के इवॉल्वर हैं और उस पर शीर्ष एक हैं। रिंग में युवा पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लड़का 20 के दशक की शुरुआत में लग रहा था, बर्फ सफेद लड़ाई सूट पहने हुए। वह सुंदर लग रहा था अगर वह उस लड़की के खिलाफ लड़ते समय क्रूर अभिव्यक्ति नहीं रखता। उन्होंने तांबे के रंग के दस्ताने पहने हुए हैं जो भूतिया हरे रंग की गैस से ढके हुए प्रतीत होते हैं। भूतिया हरे रंग की गैस को देखकर ऐसा लगता है कि उनमें जहर से संबंधित क्षमता है। उसके सामने उसकी ही उम्र की गंभीर दिखने वाली खूबसूरत लड़की खड़ी है, जो स्पोर्ट्स ब्रा पहने हुए है, जो उसके भरपूर स्तनों को कसकर पकड़े हुए है, तथा उसने टाइट फिटिंग पैंट पहन रखी है। कुछ लड़के केवल उस स्तन को देख रहे हैं, जो उस लड़की के हिलने पर हिलता है। वह चांदी के रंग का छोटा भाला पकड़े हुए है जो एक भूरे रंग की परत से ढका हुआ है। वह भूरा रंग उसकी शक्ति प्रतीत होता है जो उसे गैस से बचाता हुआ उसके हमलों को भी बढ़ाता है। यह कोई दोस्ताना मैच नहीं लग रहा था। वे बहुत गंभीरता से लड़ रहे थे। वे कौन हैं? और वे इतनी गंभीरता से क्यों लड़ रहे हैं? मैंने दोस्ताना दिखने वाले युवक से पूछा, जो वास्तविक लड़ाई देखने की अपेक्षा लड़कियों के स्तन हिलाने में अधिक रुचि रखता था। क्या तुम इस बिल्डिंग में नहीं हो? उसने पूछा, जबकि उसकी नज़र अभी भी लड़कियों के हिलते हुए स्तनों पर टिकी हुई थी। हाँ, मैं कल ही यहाँ आया हूँ, मैंने कहा। अच्छा, यह एक बहुत ही मज़ेदार घटना है, उसने हंसते हुए कहा। लड़के का नाम निगेल है और लड़की का नाम मैडलिन है। वे भी हमारी बिल्डिंग में शक्तिशाली इवॉल्वर्स में से एक हैं। निगेल 2 साल से मैडलिन का पीछा कर रहा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली और कल मैडलिन ने क्रिस्टल नाइट्स में स्वीकार किया कि वह बिल्डिंग छोड़कर जा रही है। निगेल ने प्रशिक्षण केंद्र में उसके सामने खुलकर अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन उसने उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। उसने मैडलिन की स्पोर्ट्स ब्रा से अपनी नजरें हटाए बिना कहा। O6 हिंदी अध्याय 26 युद्ध निष्कर्ष। उसके स्तन वाकई बहुत अच्छे हैं, है ना? बगल में खड़े दोस्ताना दिखने वाले लड़के ने खोई हुई आवाज में पूछा। हाँ, वे अच्छे हैं, मैंने बिना सोचे समझे कह दिया। भगवान का शुक्र है, मैंने धीरे से कहा, और कोई भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन माइकल को नहीं पता था कि वह निकट भविष्य में उन स्तनों को देखेगा। मैं बिली हूं वैसे। उसने अपना परिचय देते हुए मेरे चेहरे पर एक नजर डाली, फिर से मैडलिन के स्तनों को घूरने लगा। माइकल, मैंने कहा, लड़ाई श्रृंखला प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है। उनकी लड़ाई से यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि वे दोनों हथियार शैलियों का उपयोग कर रहे हैं। उनमें से कोई भी मुझे आसानी से मार सकता है, भले ही मैं एक सेट सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का प्रसार कर रहा हूं। अचानक उनकी लड़ाई में बदलाव आता है। नाइजेल के शरीर से बड़ी मात्रा में भूतिया हरा धुआं निकलने लगता है और बास्केटबॉल के आकार की मुट्ठी में जम जाता है और जल्दी ही 6 बास्केटबॉल के आकार की मुट्ठी में बदल जाता है, जो ऐसा दिखता है जैसे उनमें से धुआं निकल रहा हो। उन्होंने नाइजेल के चारों ओर तैरना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि इसमें काफी समय लगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में समाप्त हो गई। ये लो, निगेल चिल्लाया और उसने मैडलिन की ओर 6 ठोस भूतिया हरी मुठ्ठियां घुमाई। जबकि हमला उसकी ओर आ रहा था, मैडलिन भी बचाव के लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुट्ठी के आकार के षटकोणीय चश्मे उसके सामने बनने लगे और जल्द ही सभी कांच जुड़ गए और उसके सामने एक ढाल बन गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि माइकल भी मुश्किल से हाफ स्किल्स को बनते हुए देख पाया। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही मुट्ठियां एक के बाद एक ढालों से टकराने लगीं, भूतिया गैस वाली मुट्ठी ढाल से टकराने के बाद भी खत्म नहीं हुई। निगेल उन्हें नियंत्रित करता है और उनके साथ मैडलिन की ढाल पर बार बार हमला करता है। निगेल के चेहरे पर हैरानी का भाव देखा जा सकता है जब उसने देखा कि उसकी कोई भी मुट्ठी उसकी ढाल को भेदने में सक्षम नहीं है।
मैडलिन की ढाल तब तक टिकी रही जब तक कि वह भूतिया मुट्ठी खत्म नहीं हो गई। जब आखिरी मुट्ठी खत्म हुई तो ढाल पर मकड़ी जैसी दरारें बन गई थीं। क्या तुम जानते हो कि वे आधे कौशल क्या हैं? मैंने बिली से पूछा। तुम्हें नहीं पता? बिली ने उलझन में पूछा। मैं बस ये कहने ही वाला था कि मुझे उनके बारे में पढ़ने की सुविधा नहीं है। बिली ने कहा। ओह, तुम निजी स्तर पर होगे? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। बिली ने यह बात किसी उन्माद में नहीं पूछी। उसने सोचा होगा कि मैं विशेषज्ञ श्रेणी का व्यक्ति हूं, क्योंकि अधिकांश किराएदार ऐसे ही होते हैं। इसके लिए माफी चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम निजी अवस्था में हो। बिली ने माफी मांगी। कोई बात नहीं, मैंने कहा। जब तक कोई अपनी इच्छा से अपनी आभा दिखाता है, तब तक कोई भी अपना स्तर नहीं पा सकता, खास तौर पर शारीरिक अवस्था से पहले। शारीरिक अवस्था में व्यक्ति इतना तेज हो जाता है कि वह अपने से नीचे वालों के स्तर का आसानी से अनुमान लगा सकता है। गणतंत्र में कानून है कि हमें केवल हमारे पावर ग्रेड के अनुसार ही जानकारी तक पहुंच मिलती है। एक निजी चरण में मैं केवल वही जानकारी पढ़ सकता था जो निजी चरण के इवॉल्वर के लिए उपयोगी होगी। उच्च स्तर को पढ़ने के लिए या तो मुझे स्तर ऊपर करना होगा या अन्य तरीकों से अपनी पहुंच को अपग्रेड करना होगा, जैसे कि लेफ्टिनेंट ग्रेड इवॉल्वर मेरी पहुंच को कॉर्पोरल स्तर तक अपग्रेड कर सकता है। उन्होंने कहा। नाइजेल ने जिस हाफ स्किल का इस्तेमाल किया उसे डेका स्मोक फिस्ट के नाम से जाना जाता है, जो हैक स्मोक स्किल नामक स्किल से ली गई है। हाफ स्किल का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति 10 मुट्ठी तक बना सकता है और मूल स्किल का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति 100 मुट्ठी तक बना सकता है। और मैडलिन ने जिस आधे कौशल का उपयोग किया था उसे माइनर ग्लास शील्ड के रूप में जाना जाता है, और यह ग्लास शील्ड के रूप में ज्ञात कौशल से लिया गया है। ये ग्लास नाइट का हस्ताक्षर रक्षा कौशल है और केवल कक्षा ए या उससे ऊपर के लोग ही इसे सीख सकते हैं, उन्होंने कहा। जब उन्होंने ग्लास शील्ड के बारे में बात की तो उनकी आंखों में ईर्ष्या का एक संकेत देखा जा सकता था। बड़े संगठन का हस्ताक्षर रक्षा कौशल होने के नाते इसमें कुछ ताकत होनी चाहिए। मैडलिन की बुद्धि बहुत बढ़िया है। उसे ग्लास नाइट में शामिल हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं और 2 दिन में ही उसने इस पर बुनियादी महारत हासिल कर ली है। बिली ने चौंकते हुए कहा। यह देखकर न केवल कई लोग हैरान थे। मुझे नहीं पता कि इसे समझने और इस पर बुनियादी महारत हासिल करने में कितना समय लगा होगा, लेकिन उन सभी के हाव भाव देखकर लगता है कि इसमें 2 दिन से अधिक का समय लगा होगा। लड़ाई जारी रही और जल्द ही प्रशिक्षण केंद्र में और भी लोग आने लगे। उनमें से कई लोगों ने अपने दोस्तों को भी बुलाया होगा। ऐसी दिलचस्प लड़ाई वे शायद ही कभी देख पाते हों। मैडलिन, क्या तुम कम से कम मुझे ये तो बता सकती हो कि तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती? बस मुझे इसका कोई कारण तो बताओ, निगेल ने लगभग विनती भरे लहजे में पूछा। मैडलिन ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही और निगेल के कदम का विरोध किया। ये निगेल वाकई मैडलिन को पसंद करता होगा, इसलिए वह बिना अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए सभी लोगों के सामने सवाल पूछ रहा है। निगेल एक अच्छा लड़का है, लेकिन वह मैडलिन के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी है। अगर वह अपने जुनून को व्यवहार में ला सके तो वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अगर वह ऐसा कर सकता है तो वह भविष्य में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएगा, बिली ने धीरे से कहा। बिली ने निगेल को इतने समय से जाना होगा कि वह उसके बारे में ऐसा कह सके। क्या तुम निगेल को जानते हो? मैंने उससे पूछा। हाँ, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हम एक ही शहर में पले बड़े हैं, बिली ने उत्साह से कहा। उसका उत्तर सुनकर मैं वास्तव में इस बिली को पूरे दिल से कोसना चाहता हूँ। freewebnovel.com। यदि वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के क्रश के स्तनों पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्या आप अपने दोस्त को कुछ सम्मान नहीं दे सकते और उसे अपने दोस्त के क्रश को घूरने से नहीं रोक सकते? मैं बिली जैसा दोस्त नहीं चाहूंगा जो मेरी गर्लफ्रेंड की संपत्ति को ऐसी नज़र से देखता है। यदि आप मुझे हरा सके तो मैं आपको बताऊंगी, मैडलिन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज सुनकर पूरी भीड़ ने बात करना बंद कर दिया और निगेल को ध्यान से देखने लगी। उनकी नाराजगी के लिए निगेल ने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका हमला और अधिक आक्रामक हो गया। बैंग 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 ध्वनियां भाले और गॉन्टलेट के एक दूसरे से टकराने पर सुनी जा सकती थी। उनकी लड़ाई को देखने के लिए कोई परिणाम निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि वे दोनों शक्ति में एक दूसरे के बराबर हैं। लड़ाई 3 घंटे से चल रही थी, लेकिन परिणाम अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका था। अगर कोई पूरी तरह से अपनी आंखों पर भरोसा करता है तो वह देख सकता था कि निगेल का पलड़ा थोड़ा भारी था। दोनों के बीच जोरदार मारपीट हो रही है। कोई भी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने तो सट्टा लगाना भी शुरू कर दिया है और बहुत से लोग नाइजेल पर सट्टा लगाते देखे जा सकते हैं। निगेल के जीतने की संभावना बहुत कम है।
बिली ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? लड़ाई से निगेल की जीत की संभावना बहुत अधिक देखी जा सकती है। मैंने कहा। पेट सिर्फ मुस्कुराया, आप देखेंगे। उसने कहा। फिर भी पूरी लड़ाई में बिली ने अभी भी अपनी आंखें मैडेलिन की छाती से नहीं हटाई थीं। 1 और 2 घंटे बीतने पर लड़ाई में अचानक बदलाव आता है। मैडेलिन के अतिरिक्त की नोक से एक पीछे के रंग की डोरी फैलने लगती है और अचानक निगेल से बंध जाती है। जब टिप मैडेलिन ने निगेल की गर्दन को छुआ तो उसके पास कोई आक्रामक होने का मौका नहीं था। यह इतनी तेजी से हुआ कि मुझे इसे स्पष्ट रूप से देखना पड़ा। उन्होंने कहा, हमने एक बार गलती से मैडलिन को इस अर्थ कौशल का प्रयोग बाहर करते हुए देखा था। यह इतना तीव्र था कि जब मैंने इसे रस्सी से बांधा तो राक्षस को भागने का कोई मौका नहीं मिला और मैडलिन के भाले ने उस राक्षस की खोपड़ी को छेद दिया। मैडलिन रिंग से बाहर चली गई और अपने स्पेयर के साथ प्रशिक्षण सुविधा छोड़ दी। नाइजेल रिंग में निश्चल खड़ा रहा क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने मैडलिन को इस तरह खो दिया है। जिप! अचानक बिली मेरे सामने से गायब हो जाता है। जब मैं ऊपर देखता हूं तो वह नाइजेल का हाथ पकड़कर उसके साथ रिंग से बाहर प्रशिक्षण केंद्र की ओर चल रहा होता है। जब मैंने बिल की गति के बारे में सोचा तो मेरी सांस रुक गई। 1 सेकंड में उसका मोटा शरीर मेरे सामने था, अगले ही सेकंड में वह मंच पर था और नाइजेल को हरा रहा था। ये देखकर मुझे अपने पिता की वह चेतावनी याद आती है जो उन्होंने मेरे जाने से पहले मुझे दी थी कि बड़े शहर में सत्ता में बैठे सभी लोग सावधानी से चलते हैं। जब मैं अपने पिता के शब्द याद करता हूं तो मैं आहें भरता हूं। उन्होंने जो कहा वह वास्तव में सच है। मैडेलिन और नाइजेल की लड़ाई समाप्त होने के बाद जल्द ही अधिकांश लोग चले गए। ये लड़ाई मेरे लिए एक आंख खोलने वाली घटना है। अधिकांश लोगों के चले जाने के बाद प्रशिक्षण केंद्र बिल्कुल खाली दिखाई देने लगा। यहाँ अभी भी ऐसे लोग हैं जो रिंग में अभ्यास कर रहे हैं या प्रशिक्षण के लिए निजी प्रशिक्षण कक्षों में जा रहे हैं। खाली अंगूठी देखकर मैं उसके अंदर चला गया और अपनी आभा को हल्के से छोड़ना शुरू कर दिया। ये अंगूठियां विशेष रूप से स्पैरिंग के लिए बनाई गई थी। आपको बस रिंग के अंदर खड़ा होना है और कोई आपके साथ मुकाबला करने के लिए अंदर प्रवेश करेगा। इस तरह आपको किसी से व्यक्तिगत रूप से पूछने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ मुकाबला करना चाहते हैं वे स्वतः ही आपके पास चले आएंगे। मेरा एकमात्र डर यह है कि कोई भी मुझे चुनौती देने नहीं आएगा। इस इमारत में अधिकांश निवासी विशेषज्ञ स्तर पर हैं और बहुत कम है क्योंकि इमारत में रहने के लिए लगभग 20,000 का भुगतान करना पड़ता था, इसलिए बहुत कम लोग इसे वहन कर सकते थे। मैंने 15 मिनट तक इंतजार किया और यह सोचकर जाने ही वाला था कि कोई नहीं आएगा, तभी मैंने देखा कि एक कुटिल आंखों वाला युवक रिंग की ओर आ रहा है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है यदि मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूं? मुझे तुम्हें बताना है कि मैं और निजी चरण के स्तर 3 पर हूं। लड़के ने टेढ़ी आंखों से पूछा, तुम आदमी हो? कोई समस्या नहीं, मैंने कहा। मुझे उसके स्तर 3 पर होने से कोई आपत्ति नहीं है। रिंग में प्रवेश करने से पहले मेरी योजना ये थी कि मैं पहले स्तर 2 इवॉल्वर के साथ मुकाबला करूं और फिर स्तर 3 से लड़ूं। बस अब मुझे सीधे स्तर 3 से लड़ना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं बर्ट हूं। जब हम रिंग में दाखिल हुए तो उस युवक ने अपनी आंखें मूंद कर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं माइकल हूं। मैंने उसके अभिवादन का उत्तर दिया। ये देखना मजेदार होगा कि कैसे एक रूकी बर्ट को दूसरे रूकी को कुचलने के लिए कुचल रहा है। लड़के ने अपने दोस्तों के समूह से कहा जो बर्ट को रिंग में प्रवेश करते हुए देख रहे थे। कई लोगों को रूकी क्रशर बर्ट को रिंग में प्रवेश करते हुए देखने में दिलचस्पी थी। हालांकि यह नौसिखिया काफी भाग्यशाली है। याद करो कि बर्ट ने जिस आखिरी नौसिखिया को कुचला था वह रिंग में रोया था, एक अन्य लड़के ने कहा। बर्ट ने पूरा वीडियो सबके देखने के लिए बिल्डिंग फीड पर अपलोड कर दिया था। उस बेचारे बदमाश ने 1 सप्ताह में ही अपार्टमेंट बिल्डिंग छोड़ दी। मैडेलिन और नाइजेल के बीच लड़ाई के कारण बहुत से लोग उसे देखने नहीं गए, भले ही वह लड़का रिंग में रोया भी था। उसके दोस्त ने कहा, यह बुरी तरह से पिटने वाला है। पिछला नौसिखिया बहुत बेहतर था, वह लव.3 पर था, लेकिन यह नौसिखिया केवल लव.2 पर है। बर्ट बहुत मजबूत है, उसने कई लव.1 स्पेशलिस्ट ग्रेड के साथ लड़ाई की थी और शायद ही कभी हारा हो। उसने कुछ कमजोर लोगों को भी हराया। समूह में पिक्सी हेयर लड़की ने कहा। पिक्सी हेयर लड़कियों की बातें सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया, ये सोचकर कि नए बदमाश को पीटा जाएगा। हम दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े थे और रिंग के बीच में 10 की उल्टी गिनती चल रही थी। मैंने अभ्यास की चालों को प्रसारित करना शुरू किया और 13वीं चाल पर रुक गया। मैंने अपने मन को परिष्कृत करने के लिए अपने रिफाइनमेंट इंजन का संचालन भी शुरू कर दिया। मैंने अपनी अभ्यास तलवार पकड़ ली और हमलावर मुद्रा में खड़ा हो गया। मेरी तुलना में बर्ट अपने डंडे को ढीला पकड़े हुए आराम से लग रहा था।
ट्रिंग, घंटी बजी और हम दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। बर्ट ने अपने कर्मचारियों को सिर की ओर लहराया तो तेज आवाज सुनी जा सकती थी। मैं कर्मचारियों द्वारा की गई ध्वनि से चौंक गया क्योंकि यह हवा को चीर रहा था। बिना समय बर्बाद किए मैंने अपने मन को अभ्यास के 18वें कदम पर प्रसारित किया। क्लैंक, ध्वनि रिंग में गूंजी जब मेरी तलवार और उसके कर्मचारियों में टक्कर हुई। मुझे लगा कि मेरे हाथों में एक झटका लगा, लेकिन मैंने एक कदम पीछे नहीं लिया। सबसे अच्छे चेहरे पर एक स्पष्ट झटका देखा जा सकता था। वह इसे जल्दी से छुपाता है, लेकिन मैं उसकी अभिव्यक्ति में उस फ्लिकर को नोटिस करने में सक्षम हूं। आपका कौशल बहुत बढ़िया है, बर्ट ने कहा। मैं बस मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। बहुत से लोगों के पास जिम जैसी पैनी नजर नहीं होती जो ये देख पाते कि मैं कौशल का उपयोग नहीं कर रहा हूं, बल्कि सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का प्रसारण कर रहा हूं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, जैसे जैसे हम लड़ते गए हमारे हथियार टकराने लगे। बर्ट कर्मचारियों का उपयोग करने में वास्तव में अच्छा है। कई बार बर्ट के कर्मचारी मेरे कपड़ों को छूते हुए चले गए, जिससे मैं लगभग घायल हो गया, लेकिन मैं कभी भी अपनी तलवार उसके करीब नहीं ला सका। यह उसकी लाठी है, इसकी रेंज बहुत लंबी है और इसने मुझे कभी भी उसके करीब आने का मौका नहीं दिया। ये सिर्फ उसकी लाठी ही नहीं है, बल्कि उसके पास उन्नत हथियार शैली भी है जो उसे मुझे दूर रखने में मदद करती है। खटखटाहट, हमारे हथियार जोर से टकराते हैं और हम दोनों एक कदम पीछे हट जाते हैं। हाँ, ये देखकर हम दोनों हंस पड़ते हैं। वर्तमान में हम दोनों बराबर लड़ रहे हैं, जबकि मैं अपने हमलों में अधिक शक्ति का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन बर्ट अनुभवी है क्योंकि वह आसानी से मेरे हमलों को मोड़ देता है और रोक देता है। मैं वास्तव में लड़ाई का आनंद ले रहा हूं। वास्तव में यदि बर्ट की जगह पर स्तर 3 रेड नेलरेट होता तो मैं आसानी से उनमें से 3 को खत्म कर देता, लेकिन मानव से लड़ना वास्तव में अलग है। चाहे मैं कितनी भी अलग चालें चलने की कोशिश करूं, लेकिन यह आसानी से उसका मुकाबला कर रहा है। क्लैंक क्लैंक क्लैंक, अचानक बर्ट ने अपनी लड़ाई बदल दी। जब भी मैं जाता हूं तो कर्मचारी खून का शिकार बन जाता है। ये जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं देता है। मैंने अपने दबाव को कम करने के लिए अभ्यास की 19वीं चाल को दोहराना शुरू किया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि 19वीं चाल के कारण मेरी गति और ताकत बढ़ गई थी और मैंने बर्ट के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। ये देखकर कि वह मुझ पर अपनी बढ़त खो रहा है, हमले अधिक से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। मुझे बर्ट की शक्तिशाली चालों से बचने के लिए अभ्यास के 20वें चक्र को दोहराना पड़ता है। जब वह सबसे अच्छी लड़ाई लड़ रहा था तो उसने यह नहीं देखा कि अधिक से अधिक लोग उसकी लड़ाई देख रहे थे। वाह, ये नौसिखिया वास्तव में अच्छा है, युवा ने अपने दोस्तों से कहा। हाँ, वह काफी अच्छा है। बर्ट के चेहरे को देखो, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ध्यान खो दिया है। मैं बस यही चाहता हूं कि बर्ट को किसी तरह से यह मिल जाए, उसके दोस्त ने कहा। उसके चेहरे पर उम्मीद देखी जा सकती थी। दिवास्वप्न मत देखो, ये नौसिखिया भी बर्ट से पिटेगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम पिटे थे, उसके एक अन्य मित्र ने कहा। यह सुनकर उसका चेहरा खराब हो गया। उसे अभी भी 3 महीने पहले का वह दिन याद है और वह उस इमारत में नया था। इस नौसिखिए की तरह वह भी अपने पहले दिन बर्ट के साथ भिड़ गया था। बर्ट ने उसे पीटा था और उसे सभी लोगों के सामने अपमानित किया था और फिर वीडियो को सभी लोगों द्वारा देखने के लिए बिल्डिंग फीड पर अपलोड कर दिया था। कई शक्तिशाली लोग उसे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन वे उसके पिता का सम्मान करने की हिम्मत नहीं कर पाए, जो इमारत के अधीक्षक होने के साथ साथ कॉर्पोरल स्तर के इवॉल्वर भी थे। अभी भी बर्ट अपनी 70% क्षमता पर लड़ रहा था और उसने अभी तक अपनी शक्ति और कौशल का उपयोग नहीं किया था। समूह के सबसे मजबूत लड़के ने कहा। इससे सभी शांत हो गए और उन्होंने चुपचाप लड़ाई देखना शुरू कर दिया। क्लैंक क्लैंक क्लैंक, हमारे हमले सैकड़ों बार एक दूसरे से टकराए, हमारे हथियार आपस में टकराए, लेकिन हम विजेता का फैसला नहीं कर सके। ये देखकर बर्ट की अभिव्यक्ति पहले तो बदसूरत थी, फिर अचानक एक सेकंड के लिए वह चालाक हो गई, फिर वापस अपनी बदसूरत अभिव्यक्ति पर लौट आए। स्विश, जब बर्ट का डंडा मुझ पर हमला करने के लिए हवा में था तो उसकी गति अचानक बढ़ गई और जिस क्षण वह मुझे बचाव का मौका दिए बिना मेरे सामने आया, मैंने जल्दी से अपनी तलवार को डंडे को रोकने के लिए अपने सामने कर लिया। धप धप धप, डंडे ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मुझे उसके बल को कम करने और खून की उल्टी रोकने के लिए 10 कदम से अधिक पीछे हटना पड़ा। ये चाल वास्तव में चालाकीपूर्ण और सही समय पर थी। जब वह मध्य हवा में था तो उसने अचानक कर्मचारियों की शक्ति बढ़ा दी और मुझ पर हमला किया। अपने पीछे हटने के समय का उपयोग करते हुए मैंने अभ्यास के अग्रिम चालों को प्रसारित करना शुरू कर दिया और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं 24वें चक्कर तक पहुंचने में सक्षम था, लेकिन मुझे जश्न मनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि बर्ट की ब्लडहाउंड जैसी छड़ी तेजी से मेरे पास आ रही थी। क्लैंग,
दोनों हथियार आपस में टकराए और उसके चेहरे पर तीव्र आघात दिखाई दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब बर्ट के खिलाफ लड़ाई में मैं ऊपरी हाथ था। अपने आप को स्थिर करते हुए मैंने उस पर हमला शुरू कर दिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। एक के बाद एक झटके में मैंने बर्ट पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी लाठी से मेरी चालों का आसानी से मुकाबला किया। इसमें मेरा पलड़ा थोड़ा भारी था, लेकिन ये लड़ाई में बड़ा बदलाव लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। तुम बहुत अच्छे हो, बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान काफी अजीब लग रही थी। धन्यवाद, मैंने उसकी तारीफ का जवाब दिया। मुझसे बात करने के बाद उसकी चालें और भी आक्रामक हो गईं, लेकिन मैं आसानी से उनका सामना करने में सक्षम हूं। इस लड़ाई में मुझे मैना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज में बहुत कम मैना का इस्तेमाल हुआ और मेरे पास अभी भी मेरे केंद्रीय भंडारण में लगभग 50-60% मैना है और मैं हमेशा अपने रिफाइनमेंट इंजन के आसपास के नए मैना क्लाउड को परिष्कृत कर सकता हूं। बर्ट वाकई बहुत गुस्से में दिख रहा है। ये पहली बार है जब मैंने उसे इस हालत में देखा है, खासकर प्राइवेट ग्रेड रिवॉल्वर के खिलाफ। आमतौर पर वह प्राइवेट ग्रेड के खिलाफ अपनी लड़ाई 1 घंटे के भीतर खत्म कर देता है, एक लड़के ने कहा। वास्तव में वे थोड़ा चौंक गए थे। बर्ट रिवॉल्वर के खिलाफ लड़ रहा था जो निम्न स्तर का था और उसे जीतने में उसे कठिनाई हो रही थी। मत भूलो कि बर्ट ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। उसे अभी अपनी शक्ति और कौशल का उपयोग करना है। जब वह शक्ति या कौशल का उपयोग करेगा तो लड़ाई मिनटों में खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई देख रहे एक अन्य लड़के ने कहा। लड़ाई देखने वालों की भीड़ बहुत बढ़ गई है, लगभग 300 लोग इसे देख रहे हैं। जब से लड़ाई शुरू हुई थी, किसी ने गुमनाम रूप से बिल्डिंग फीड पर यह संदेश छोड़ा था कि रूकी क्रशर को रूकी द्वारा कुचला जा रहा है। लड़ाई देखने के लिए बहुत सारे नए लोग आ गए थे। यदि यह सामान्य लड़ाई होती, रूकी क्रशर और रूकी के बीच लड़ाई नहीं होती और बर्ट से बहुत अधिक लोग असंतुष्ट नहीं होते, तो बहुत अधिक लोग इस लड़ाई को देखने नहीं आते। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। हम लड़ते रहे। मैं थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। बर्ट के खिलाफ मैंने जो भी श्रेष्ठता हासिल की थी वह गायब हो गई थी, क्योंकि बर्ट ने अपनी लड़ाई शैली बदल दी थी। वह अधिक सहज और परिष्कृत हो गया। मैंने तेज सांस ली क्योंकि बर्ट की छड़ी मेरे सैनिक को छू गई। कई बार मैं मुश्किल से उसके हमले से बच पाया और कई बार उसकी छड़ी मुझे छू गई, जिससे चुभने वाला दर्द हुआ। ये चुभने वाला दर्द उस आत्मा के चुभने वाले दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैं सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के 24वें चक्र को प्रसारित करने के कारण महसूस कर रहा हूँ। मैंने अभ्यास के 24वें चरण को पार करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन मैंने पाया कि एक विशाल दीवार मेरे रास्ते में बाधा बन रही है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मेरा मैना स्टोरेज कम होता देख, मैंने मामारी रिफाइनमेंट शुद्धिकरण प्रक्रिया रोक दी और मैना क्लाउड को अपने रिफाइनमेंट इंजन में अवशोषित करना शुरू कर दिया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। 15-45 मिनट के भीतर मेरा सेंट्रल स्टोरेज फिर से 75% से 80% तक भर जाएगा। लड़ाई फिर से आधे घंटे तक जारी रही, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे लग रहा था कि बर्ट ने हार नहीं मानी है, वह अभी भी कुछ छिपा रहा है। मैं सतर्कता से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हूं। मैं पहले की तरह चौंक नहीं रहा हूं जब वह हवा में मुझ पर हमला करते हुए अपने हमले को तेज कर देता है। बर्ट्स के आक्रामक हमलों से मैं ये बता सकता हूं कि वह मुझे चोट पहुंचाने की गंभीर कोशिश कर रहा है। यह अब सिर्फ दोस्ताना मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि एक पूर्ण लड़ाई बन गई है, जिसे मैं जीतना चाहता हूं, और इसके लिए मैं हर मिनट अभ्यास की 24वीं चाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उस दीवार को तोड़ नहीं सकता। जब भी मैं उसे तोड़ने की कोशिश करता हूं, वह टूटती नहीं, बस उस पर कुछ लहरें छोड़ जाती हैं। मैंने बहुत खेल लिया माइकल, अब मैं असली लड़ाई लड़ूंगा, बर्ट ने कहा। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान खिल गई और चेरी लाल रंग की आग ने उसके कर्मचारियों को घेर लिया। उसने मुझ पर आग के कर्मचारियों के साथ हमला किया। मैंने भी अपनी तलवार को चांदी की आग से हल्का किया और उसका मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। क्लैंक वूश। जैसे ही हमारी तलवारें छू गईं, हमारे हथियारों की आग हमारे दोनों शरीर पर आघात तरंगों के साथ फट गई। मेरे पूरे शरीर पर जानलेवा गर्म लहरें चल रही थीं, लेकिन उनका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर भी मैं नहीं हिला। ये देखकर बार के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। संभवतः वह मुझे घायल करने या मेरा ध्यान भटकाने के लिए आग पर भरोसा कर रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भी परिवर्तन न देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी आग ने मुझे थोड़ा भी प्रभावित नहीं किया। इसके 2 कारण हैं। पहला है एशलिन सिल्वर, क्योंकि मैं स्वयं अग्नि उपयोग करता हूं, मेरे पास कुछ अग्नि प्रतिरक्षा है, लेकिन इस थोड़ी प्रतिरक्षा के बावजूद
मेरी त्वचा निश्चित रूप से उसकी आग से झुलस गई होती यदि मैं सर्वोच्च लड़ाकू व्यायाम का अभ्यास न कर रहा होता जो मेरे शरीर की सुरक्षा को मजबूत बनाता है। जैसे जैसे हम लड़ते हैं, बर्ट का चेहरा और अधिक बदसूरत होता जाता है और उसकी धधकती आग की गर्मी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक उसकी आग मुझे सीधे नहीं छूती, मैं घायल नहीं होऊंगा, भले ही उसने मुझे छुआ हो, मेरी त्वचा पर कुछ झुलसने के निशान होंगे, बस इतना ही। जब तक मैं व्यायाम करता रहूंगा, मेरा आक्रमण और बचाव हमेशा अच्छा रहेगा। मैंने अपनी तलवार से चांदी की आग को वापस बुला लिया क्योंकि यह मैना की बर्बादी है और बर्ट के खिलाफ इसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि उसके पास भी आग से प्रतिरक्षा थी। लेकिन मेरी पसंद बर्ट को परेशान करने लगी। मुझे अपनी आग वापस बुलाते हुए देखकर उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत हो गई। तुम कमबख्त तिलचट्टे, तुम सिर्फ मार नहीं खाओगे, उसने कहा और उसके चेहरे पर पागलपन भरा भाव आ गया, जो उसकी पहले की कोमल मुस्कान से बिल्कुल अलग था। मुझे इस बारे में बुरा लगने लगा और मैंने उस पर बेतहाशा हमला किया, लेकिन उसका बचाव बहुत कड़ा था। मैं उसके कमबख्त कर्मचारियों की वजह से उसके करीब नहीं जा सका। मैंने अभ्यास की 24वीं चाल को पार करने के लिए दीवार पर हमला शुरू किया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, वह दीवार हिली ही नहीं। FRAWebnoel.com। तुम बहुत भाग्यशाली हो माइकल, तुम्हें मेरा आधा कौशल अनुभव करने को मिलेगा जो लोगों को नहीं मिलता, उन्होंने कहा और आग से बनी बेलें उनके कर्मचारियों पर बनने लगी और जल्द ही हाइड्रेंजिया फूल बेलों से उगने लगे और जल्द ही मुट्ठी के आकार के हाइड्रेंजिया बेलों पर बनने लगे। ये लो, बर्ट ने चिल्लाते हुए अपनी लाठी मेरी ओर घुमाए और केंद्रित अग्नि से बने 9 हाइड्रेंजिया फूल मेरी ओर घूमे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझे बचने का कोई मौका नहीं मिला। समय धीमा हो गया था और मेरे मन में सैकड़ों विचार आ रहे थे कि उन फूलों से कैसे बचा जाए, लेकिन एक विचार उपयोगी था। मैं उन फूलों की हर हरकत को देख सकता था, जैसे वे मेरी ओर घूम रहे थे। मुझे पता है, अगर फूल में से एक भी मुझे छू ले, तो मैं बुरी तरह घायल हो जाऊंगा और संभवतः एक सप्ताह अस्पताल में बिताऊंगा और यह बर्ट इतना चतुर है कि उसने मेरे किसी भी महत्वपूर्ण स्थान पर निशाना नहीं लगाया या ग्रेड 2 हथियार का निर्माण करके उसे शांत नहीं किया होता। ये देखते हुए कि इस हमले का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मैंने दांत पीसते हुए उस दीवार को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति को हिंसक रूप से प्रवाहित किया और उस दीवार पर अपनी शक्ति को हिंसक रूप से प्रवाहित किया। दीवार टूटने पर मेरे अंदर बूम की आवाज आई और मुझ पर बहुत दर्द छा गया, लेकिन मैंने अपने दांत पीस लिए और सहन किया क्योंकि मुझे इन जलते हुए हाइड्रेंजिया फूलों से बचना है। इस अत्यधिक पीड़ा में मैंने यह नहीं देखा कि मेरा मन तेजी से बहकर मेरे मंदिर के केंद्र पर रहस्यमय मुहर बना रहा था, जो मानव शरीर के अंदर जादुई नसों का केंद्र भी है। स्विश स्विश स्विश, मैंने सभी 9 हाइड्रेंजिया फूल काट दिए और तेजी से बर्ट की ओर बढ़ा जो एक गूंगे मुर्गे की तरह हैरान भाव के साथ रिंग पर खड़ा था। मैं उसके पीछे गया और अपनी तलवार की मूठ से उसके सिर पर वार किया। धप, वह अनजाने में धड़ाम से फर्श पर गिर गया लेकिन मेरी तलवार भी मेरे हाथ से गिर गई क्योंकि मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं किसी तरह फर्श पर बैठ गया और कमजोरी का कारण देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मैंने अपने अंदर देखा तो मैं अपनी तेजी से बढ़ती हुई मानसिकता को देखकर चौंक गया लेकिन फिर कारण समझकर जोर से हंस पड़ा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सचमुच सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का एक सेट पूरा कर लिया है और मंदिर पर बनी सील इसका प्रमाण है। अब से व्यायाम के 24वें चरण को पूरा करने से मुझे जो शक्ति प्राप्त हुई है, वह पूरी तरह से मेरे शरीर में विलीन हो जाएगी और मेरी हो जाएगी। अब मेरा हर कदम व्यायाम के पहले सेट की शक्ति से प्रभावित होगा। हर बार जब मैं अपने शरीर में सुप्रीम लड़ाकू व्यायाम प्रसारित करता हूं तो ये सुप्रीम लड़ाकू व्यायाम का दूसरा सेट होगा। जब मैं दूसरा सेट पूरा करता हूं तो मैं दूसरी मुहर बनाऊंगा। यदि मैं अपने मंदिर पर 10 मुहरें लगाने में सक्षम हो जाऊं, तो वे आपस में मिल जाएंगी और मेरे शरीर में गुणात्मक परिवर्तन ला देंगी। गति का परिसंचरण जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक दर्द मुझे सहना पड़ेगा। यही कारण है कि बहुत कम लोग सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का अभ्यास करते हैं। क्लैंक क्लैंक क्लैंक, हमारे हमले सैकड़ों बार एक दूसरे से टकराए, हमारे हथियार आपस में टकराए, लेकिन हम विजेता का फैसला नहीं कर सके। ये देखकर बर्ट की अभिव्यक्ति पहले तो बदसूरत थी, फिर अचानक एक सेकंड के लिए वह चालाक हो गई, फिर वापस अपनी बदसूरत अभिव्यक्ति पर लौट आए। स्विश, जब बर्ट का डंडा मुझ पर हमला करने के लिए हवा में था, तो उसकी गति अचानक बढ़ गई और जिस क्षण वह मुझे बचाव का मौका दिए बिना मेरे सामने आया, मैंने जल्दी से अपनी तलवार को डंडे को रोकने के लिए अपने सामने कर लिया। धप धप धप, डंडे ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मुझे उसके बल को कम करने और खून की उल्टी रोकने के लिए 10 कदम से अधिक पीछे हटना पड़ा।
ये चाल वास्तव में चालाकीपूर्ण और सही समय पर थी। जब वह मध्य हवा में था तो उसने अचानक कर्मचारियों की शक्ति बढ़ा दी और मुझ पर हमला किया। अपने पीछे हटने के समय का उपयोग करते हुए मैंने अभ्यास के अग्रिम चालों को प्रसारित करना शुरू कर दिया और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं 24वें चक्कर तक पहुंचने में सक्षम था। लेकिन मुझे जश्न मनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि बर्ट की ब्लडहाउंड जैसी छड़ी तेजी से मेरे पास आ रही थी। क्लैंग। दोनों हथियार आपस में टकराए और उसके चेहरे पर तीव्र आघात दिखाई दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब बर्ट के खिलाफ लड़ाई में मैं ऊपरी हाथ था। अपने आप को स्थिर करते हुए मैंने उस पर हमला शुरू कर दिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। एक के बाद एक झटके में मैंने बर्ट पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी लाठी से मेरी चालों का आसानी से मुकाबला किया। इसमें मेरा पलड़ा थोड़ा भारी था, लेकिन ये लड़ाई में बड़ा बदलाव लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। तुम बहुत अच्छे हो, बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान काफी अजीब लग रही थी। धन्यवाद, मैंने उसकी तारीफ का जवाब दिया। मुझसे बात करने के बाद उसकी चालें और भी आक्रामक हो गईं, लेकिन मैं आसानी से उनका सामना करने में सक्षम हूं। इस लड़ाई में मुझे मैना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज में बहुत कम मैना का इस्तेमाल हुआ और मेरे पास अभी भी मेरे केंद्रीय भंडारण में लगभग 50-60% मैना है और मैं हमेशा अपने रिफाइनमेंट इंजन के आसपास के नए मैना क्लाउड को परिष्कृत कर सकता हूं। बर्ट वाकई बहुत गुस्से में दिख रहा है। ये पहली बार है जब मैंने उसे इस हालत में देखा है, खासकर प्राइवेट ग्रेड रिवॉल्वर के खिलाफ। आमतौर पर वह प्राइवेट ग्रेड के खिलाफ अपनी लड़ाई 1 घंटे के भीतर खत्म कर देता है, एक लड़के ने कहा। वास्तव में वे थोड़ा चौंक गए थे। बर्ट रिवॉल्वर के खिलाफ लड़ रहा था जो निम्न स्तर का था और उसे जीतने में उसे कठिनाई हो रही थी। मत भूलो कि बर्ट ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। उसे अभी अपनी शक्ति और कौशल का उपयोग करना है। जब वह शक्ति या कौशल का उपयोग करेगा तो लड़ाई मिनटों में खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई देख रहे एक अन्य लड़के ने कहा। लड़ाई देखने वालों की भीड़ बहुत बढ़ गई है, लगभग 300 लोग इसे देख रहे हैं। जब से लड़ाई शुरू हुई थी, किसी ने गुमनाम रूप से बिल्डिंग फीड पर यह संदेश छोड़ा था कि रूकी क्रशर को रूकी द्वारा कुचला जा रहा है। लड़ाई देखने के लिए बहुत सारे नए लोग आ गए थे। यदि यह सामान्य लड़ाई होती, रूकी क्रशर और रूकी के बीच लड़ाई नहीं होती और बर्ट से बहुत अधिक लोग असंतुष्ट नहीं होते, तो बहुत अधिक लोग इस लड़ाई को देखने नहीं आते। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। हम लड़ते रहे। मैं थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। बर्ट के खिलाफ मैंने जो भी श्रेष्ठता हासिल की थी वह गायब हो गई थी क्योंकि बर्ट ने अपनी लड़ाई शैली बदल दी थी। वह अधिक सहज और परिष्कृत हो गया। एसएस। मैंने तेज सांस ली क्योंकि बर्ट की छड़ी मेरे सैनिक को छू गई। कई बार मैं मुश्किल से उसके हमले से बच पाया और कई बार उसकी छड़ी मुझे छू गई जिससे चुभने वाला दर्द हुआ। ये चुभने वाला दर्द उस आत्मा के चुभने वाले दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैं सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के 24वें चक्र को प्रसारित करने के कारण महसूस कर रहा हूं। मैंने अभ्यास के 24वें चरण को पार करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन मैंने पाया कि एक विशाल दीवार मेरे रास्ते में बाधा बन रही है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मेरा मैना स्टोरेज कम होता देख, मैंने मामा रिफाइनमेंट शुद्धिकरण प्रक्रिया रोक दी और मैना क्लाउड को अपने रिफाइनमेंट इंजन में अवशोषित करना शुरू कर दिया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। 15-45 मिनट के भीतर मेरा सेंट्रल स्टोरेज फिर से 75% से 80% तक भर जाएगा। लड़ाई फिर से आधे घंटे तक जारी रही लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे लग रहा था कि बर्ट ने हार नहीं मानी है, वह अभी भी कुछ छिपा रहा है। मैं सतर्कता से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हूं। मैं पहले की तरह चौंक नहीं रहा हूं जब वह हवा में मुझ पर हमला करते हुए अपने हमले को तेज कर देता है। बर्ट्स के आक्रामक हमलों से मैं ये बता सकता हूं कि वह मुझे चोट पहुंचाने की गंभीर कोशिश कर रहा है। यह अब सिर्फ दोस्ताना मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि एक पूर्ण लड़ाई बन गई है जिसे मैं जीतना चाहता हूं और इसके लिए मैं हर मिनट अभ्यास की 24वीं चाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उस दीवार को तोड़ नहीं सकता। जब भी मैं उसे तोड़ने की कोशिश करता हूं, वह टूटती नहीं, बस उस पर कुछ लहरें छोड़ जाती हैं। मैंने बहुत खेल लिया माइकल, अब मैं असली लड़ाई लड़ूंगा, बर्ट ने कहा। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान खिल गई और चेरी लाल रंग की आग ने उसके कर्मचारियों को घेर लिया। उसने मुझ पर आग के कर्मचारियों के साथ हमला किया। मैंने भी अपनी तलवार को चांदी की आग से हल्का किया और उसका मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। क्लैंक वूश। जैसे ही हमारी तलवारें छू गईं, हमारे हथियारों की आग हमारे दोनों शरीर पर आघात तरंगों के साथ फट गई। मेरे पूरे शरीर पर जानलेवा गर्म लहरें चल रही थीं, लेकिन उनका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर भी मैं नहीं हिला।
ये देखकर बार के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। संभवतः वह मुझे घायल करने या मेरा ध्यान भटकाने के लिए आग पर भरोसा कर रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भी परिवर्तन न देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी आग ने मुझे थोड़ा भी प्रभावित नहीं किया। इसके दो कारण हैं। पहला है एशलिन सिल्वर, क्योंकि मैं स्वयं अग्नि उपयोग करता हूँ, मेरे पास कुछ अग्नि प्रतिरक्षा है, लेकिन इस थोड़ी प्रतिरक्षा के बावजूद मेरी त्वचा निश्चित रूप से उसकी आग से झुलस गई होती यदि मैं सर्वोच्च लड़ाकू व्यायाम का अभ्यास न कर रहा होता जो मेरे शरीर की सुरक्षा को मजबूत बनाता है। जैसे जैसे हम लड़ते हैं, बर्ट का चेहरा और अधिक बदसूरत होता जाता है और उसकी धधकती आग की गर्मी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक उसकी आग मुझे सीधे नहीं छूती, मैं घायल नहीं होऊंगा। भले ही उसने मुझे छुआ हो, मेरी त्वचा पर कुछ झुलसने के निशान होंगे, बस इतना ही। जब तक मैं व्यायाम करता रहूंगा, मेरा आक्रमण और बचाव हमेशा अच्छा रहेगा। मैंने अपनी तलवार से चांदी की आग को वापस बुला लिया क्योंकि यह मैना की बर्बादी है और बर्ट के खिलाफ इसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि उसके पास भी आग से प्रतिरक्षा थी। लेकिन मेरी पसंद बर्ट को परेशान करने लगी। मुझे अपनी आग वापस बुलाते हुए देखकर उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत हो गई। तुम कमबख्त तिलचट्टे, तुम सिर्फ मार नहीं खाओगे, उसने कहा और उसके चेहरे पर पागलपन भरा भाव आ गया, जो उसकी पहले की कोमल मुस्कान से बिल्कुल अलग था। मुझे इस बारे में बुरा लगने लगा और मैंने उस पर बेतहाशा हमला किया, लेकिन उसका बचाव बहुत कड़ा था। मैं उसके कमबख्त कर्मचारियों की वजह से उसके करीब नहीं जा सका। मैंने अभ्यास की 24वीं चाल को पार करने के लिए दीवार पर हमला शुरू किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, वह दीवार हिली ही नहीं। FRAWEBNOL.com। तुम बहुत भाग्यशाली हो माइकल, तुम्हें मेरा आधा कौशल अनुभव करने को मिलेगा जो लोगों को नहीं मिलता, उन्होंने कहा और आग से बनी बेलें उनके कर्मचारियों पर बनने लगी और जल्द ही हाइड्रेंजिया फूल बेलों से उगने लगे और जल्द ही मुट्ठी के आकार के हाइड्रेंजिया बेलों पर बनने लगे। ये लो, बर्ट ने चिल्लाते हुए अपनी लाठी मेरी ओर घुमाए और केंद्रित अग्नि से बने 9 हाइड्रेंजिया फूल मेरी ओर घूमे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझे बचने का कोई मौका नहीं मिला। समय धीमा हो गया था और मेरे मन में सैकड़ों विचार आ रहे थे कि उन फूलों से कैसे बचा जाए, लेकिन एक विचार उपयोगी था। मैं उन फूलों की हर हरकत को देख सकता था, जैसे वे मेरी ओर घूम रहे थे। मुझे पता है, अगर फूल में से एक भी मुझे छू ले, तो मैं बुरी तरह घायल हो जाऊंगा और संभवतः एक सप्ताह अस्पताल में बिताऊंगा। और यह बर्ट इतना चतुर है कि उसने मेरे किसी भी महत्वपूर्ण स्थान पर निशाना नहीं लगाया या ग्रेड 2 हथियार का निर्माण करके उसे शांत नहीं किया होता। ये देखते हुए कि इस हमले का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मैंने दांत पीसते हुए उस दीवार को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति को हिंसक रूप से प्रवाहित किया और उस दीवार पर अपनी शक्ति को हिंसक रूप से प्रवाहित किया। दीवार टूटने पर मेरे अंदर बूम की आवाज आई और मुझ पर बहुत दर्द छा गया, लेकिन मैंने अपने दांत पीस लिए और सहन किया क्योंकि मुझे इन जलते हुए हाइड्रेंजिया फूलों से बचना है। इस अत्यधिक पीड़ा में मैंने यह नहीं देखा कि मेरा मन तेजी से बहकर मेरे मंदिर के केंद्र पर रहस्यमय मुहर बना रहा था, जो मानव शरीर के अंदर जादुई नसों का केंद्र भी है। स्विश स्विश स्विश, मैंने सभी 9 हाइड्रेंजिया फूल काट दिए और तेजी से बर्ट की ओर बढ़ा जो एक गूंगे मुर्गे की तरह हैरान भाव के साथ रिंग पर खड़ा था। मैं उसके पीछे गया और अपनी तलवार की मूठ से उसके सिर पर वार किया। धप, वह अनजाने में धड़ाम से फर्श पर गिर गया, लेकिन मेरी तलवार भी मेरे हाथ से गिर गई क्योंकि मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं किसी तरह फर्श पर बैठ गया और कमजोरी का कारण देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मैंने अपने अंदर देखा तो मैं अपनी तेजी से बढ़ती हुई मानसिकता को देखकर चौंक गया, लेकिन फिर कारण समझकर जोर से हंस पड़ा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सचमुच सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का एक सेट पूरा कर लिया है और मंदिर पर बनी सील इसका प्रमाण है। अब से व्यायाम के 24वें चरण को पूरा करने से मुझे जो शक्ति प्राप्त हुई है, वह पूरी तरह से मेरे शरीर में विलीन हो जाएगी और मेरी हो जाएगी। अब मेरा हर कदम व्यायाम के पहले सेट की शक्ति से प्रभावित होगा। हर बार जब मैं अपने शरीर में सुप्रीम लड़ाकू व्यायाम प्रसारित करता हूं तो ये सुप्रीम लड़ाकू व्यायाम का दूसरा सेट होगा। जब मैं दूसरा सेट पूरा करता हूं तो मैं दूसरी मुहर बनाऊंगा। यदि मैं अपने मंदिर पर 10 मुहरें लगाने में सक्षम हो जाऊं, तो वे आपस में मिल जाएंगी और मेरे शरीर में गुणात्मक परिवर्तन ला देंगी। गति का परिसंचरण जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक दर्द मुझे सहना पड़ेगा। यही कारण है कि बहुत कम लोग सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का अभ्यास करते हैं। जल्द ही सील का निर्माण पूरा हो गया और उसमें से गर्म धारा निकली। मुझे लगा कि गर्म धारा की ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल रही है और मेरे शरीर की हर कोशिका को समृद्ध कर रही है।
मैं बहुत तरोताज़ा महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे उस कोमल धारा से सारी अशुद्धियाँ बह रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अपने शरीर में शक्ति का संचार होता हुआ महसूस होता है। मैं उस शक्ति के साथ विलीन हो गया हूँ जो मुझे सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के 24वें चरण को प्रसारित करते समय प्राप्त हुई थी। अब मैं अभ्यास के पहले चरण को फिर से दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये दूसरे सेट का पहला चरण होगा और दर्द पहले चरण में महसूस किए गए दर्द से कहीं ज्यादा होगा। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने 24वें स्तर की दीवार को तोड़ा था, तो दर्द इतना ज्यादा था कि अभ्यास तलवार की मूठ से बर्ट के सिर पर चोट लगने के बाद पैर घूम गया था। इस प्रक्रिया के बारे में एकमात्र खतरनाक बात यह है कि इसमें बहुत अधिक मन की आवश्यकता होती है। इसने मेरे शोधन इंजन के चारों ओर मौजूद सभी मन बादलों को पूरी तरह से खाली कर दिया है और मेरे केंद्रीय भंडारण में मौजूद लगभग सभी मन को भी ले लिया है, जिससे उसका 5% से भी कम हिस्सा बचा है। जब मैं बर्ट से लड़ रहा था और उसके बाद, मैंने यह नहीं देखा कि मुझे और बर्ट की लड़ाई को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ थी। जब मैंने अपना मुंह खोला तो मैंने देखा कि 100 से अधिक लोग मेरी ओर देख रहे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। दिलचस्प बात जो मैं सुनता रहा, रूकी क्रशर कुचल गया, उनमें से कई लोग अभी भी बेहोश बर्ट को देख रहे थे। अच्छी लड़ाई, तुमने सचमुच रूकी क्रशर को कुचल दिया, एक लड़के ने कहा। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। कई लोगों ने लड़ाई जीतने के लिए मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। मैं बस उन्हें देखकर मुस्कुराया और दरवाजे की ओर चलने लगा। अचानक ट्रेनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया जब मैंने चुप्पी का कारण जानने की कोशिश की। ये 40 के आसपास का आदमी है जो बर्ट की ओर बढ़ रहा है। उसने बर्ट को अपने कंधे पर उठा लिया और लिफ्ट की ओर वापस चलने लगा, लेकिन अचानक वह रुक गया। अच्छा मुकाबला, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखें डरावनी थीं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं इसे साफ देख सकता था। वह कौन है? मैंने युवाओं के समूह से पूछा। वह बर्ट का पिता है और इमारत का अधीक्षक भी है, उसने कहा कि मैं उसके बाद थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मैंने उसे अनदेखा कर दिया। वह इतना छोटा है कि सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाए क्योंकि मैंने उसके बेटे को लड़ाई में हरा दिया था। सावधान रहो। बर्ट का एक बड़ा भाई था जो बहुत ही तुच्छ स्वभाव का था। उसने कहा, भले ही उसका भाई विशेषज्ञ हो कि वह क्या कर सकता है, वह बिना किसी कारण के इमारत के अंदर मुझे नहीं पीट सकता और इमारत के बाहर उसके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि शहर में हिंसा के खिलाफ बहुत सख्त नियम थे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह मिशन पर चला गया है, वह 1 महीने में वापस नहीं आएगा, एक अन्य युवक ने कहा। उसने मुझे स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि मैं उस समय में आसानी से अपार्टमेंट बदल सकता हूं। सलाह के लिए धन्यवाद, मैंने उनसे कहा और लिफ्ट की ओर चल दिया। मैं अपने अपार्टमेंट को नहीं बदलूंगा क्योंकि उसके भाई और पिता को डर है कि कहीं बुरा ना हो जाए। सबसे बुरी बात तो यह है कि मैं तब तक इसे सहन करूंगा जब तक मुझमें लड़ने की पर्याप्त शक्ति नहीं आ जाती। जब मैं अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो रात हो चुकी थी। शरीर में जोश होने के बावजूद मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। यह मन के कारण था। ऐसा कहा जाता है कि शरीर में हमेशा 10% मन होना चाहिए, अन्यथा वे थका हुआ और कमजोर महसूस करेंगे। चू चू चू, एशलिन मेरे पास आए और हाँ में सिर हिलाया। एक सेट पूरा करने से व्यायाम से उसके शरीर में भी बदलाव आया, जिससे उसका शरीर मजबूत और तेज हो गया। मैं इसके पीछे का कारण कभी नहीं पढ़ पाया। यह इस कारण हो सकता है कि मनुष्यों ने उनसे राक्षस की शक्ति प्राप्त की, इसलिए यह इसके विपरीत भी हो सकता है क्योंकि मैंने सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का पहला सेट पूरा कर लिया था और इसकी शक्ति को अपने अंदर एकीकृत कर लिया था। एशलिन ने उस लाभ को साझा किया होगा क्योंकि उसका मैना भी लगभग 10% बचा हुआ है। चू चू चू, उसने फिर से आवाज लगाई। मुझे भी भूख लगी है, मैं बिल्डिंग किचन से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, ये 10 मिनट में आ जाएगा, मैंने उससे कहा और बिल्डिंग किचन से टेकआउट का ऑर्डर दिया। मैंने जो भोजन ऑर्डर किया है वह बहुत खास है। ये राक्षस का मांस है जिसे एक ऐसे शेफ ने पकाया है जो राक्षसों के मांस के व्यंजन पकाने में माहिर है। मेरे मुंह में पानी आ गया क्योंकि सामान्य रूप से पकाया गया राक्षस मांस इतना स्वादिष्ट होता है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि शेफ द्वारा पकाने के बाद इसका स्वाद कैसा होगा। मेरे अपार्टमेंट में डिंग डिंग की घंटी बजी। मैंने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और पाया कि मेरे दरवाजे से एक चौकोर आकार का ड्रोन उड़ रहा है। मैंने अपनी होलो वॉच उसे दिखाए। आईडी जांच के बाद इसका सामने का हिस्सा खुला और उसमें 2 डिनर बॉक्स दिखे। मैंने ड्रोन से 2 डिनर बॉक्स निकाले और अपने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। चू चू, एशलिन ने रात का खाना मांगते हुए चिल्लाया। शांत हो जाओ, तुम्हारा रात का खाना कहीं नहीं जा रहा है, मैंने कहा। उन्होंने रसोई के स्टैंड पर 2 डिब्बे रखे और खोले तो पास खाने के डिब्बों से मुंह में पानी लाने वाली खुशबू आई।
एशलिन ने खाना शुरू करने से पहले डिब्बों से भाप भी बाहर नहीं निकलने दी। उसे देखकर मैंने भी खाना शुरू कर दिया। मम्म, मैंने भोजन का पहला निवाला लेते ही आवाज निकाली। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट था, मैंने अब तक खाया हुआ सबसे स्वादिष्ट भोजन। freewebandwell.com। हर निवाले में मसालेदार स्वाद के साथ मांस का रसदार स्वाद आता है। ये पहली बार है जब मैंने अच्छी तरह से बनाया गया राक्षस भोजन खाया है और मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन इसकी कीमत भी काफी अधिक है। ये भोजन के 2 डिब्बों के लिए 400 क्रेडिट है, जो कि भोजन पर प्रत्येक दिन मेरे द्वारा किए जाने वाले व्यय से लगभग 2 गुना है। लेकिन भोजन का स्वाद लेना इसके लायक है और यह मेनू पर सबसे सस्ता व्यंजन है जिसमें विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस का मांस है। यदि मैं विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस के दिल से बना व्यंजन ऑर्डर करता तो इसकी कीमत हजारों क्रेडिट होती। मैंने रसोई से यह भोजन ऑर्डर किया क्योंकि मैं ये चखना चाहता था कि राक्षस शेफ द्वारा बनाया गया भोजन कैसा स्वाद देगा, और मुझे ये भी चखना पड़ा कि इसका स्वाद वास्तव में अच्छा है। लेकिन दुख की बात है कि हम इस प्रकार का भोजन हर दिन नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर हम हर दिन ये खाना खाते रहे तो मेरे सारे पैसे गायब हो जाएंगे। मैं 3 दिनों के बाद बाहर जाने की योजना बना रहा हूँ। पहले मैंने केवल निजी चरण के राक्षस का शिकार करने का फैसला किया था, लेकिन आज मैंने पहले सेट अभ्यास की शक्ति के साथ विलय कर लिया था, क्योंकि मैं देखूंगा कि क्या मैं किसी भी .1 विशेषज्ञ ग्रेड राक्षसों का शिकार कर सकता हूँ। चू चू, एशलिन ने पुकारा, तुम बहुत पेटू हो, तुमने पहले ही अपना खा लिया और अब तुम मेरा मान रही हो। मैंने उससे कहा। वास्तव में उसने अपने आकार से 2 गुना अधिक भोजन खा लिया है, लेकिन वह अभी भी और मांग रही है। ये लो, मैंने अपने डिब्बे का एक छोटा सा हिस्सा उसे दे दिया। चू, वह चिल्लाई, उससे मिले भोजन से असंतुष्ट होकर। तुम्हें इससे अधिक नहीं मिलेगा, मैंने सख्ती से कहा। उसने फिर से और मांगा और गर्दन नीचे करके अपना मुंह खा लिया। खाना खाने के बाद मैं दराज से मुट्ठी भर मशीन निकालता हूं। इसका आकार चौकोर है और इस पर एक स्पष्ट चमकदार रेखा बनी हुई है। मैंने इसके अंदर मॉन्स्टर कोर डाला और इसे सक्रिय किया। ये साफ साफ 20 भागों में विभाजित हो गया। मैंने मशीन से मॉन्स्टर कोर का 1/20 हिस्सा निकाला और इसे खिला दिया। एशलिन, छुछू, उसने कड़वा स्वाद चखने के बाद चिल्लाया, लेकिन जल्द ही उसके अंदर आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई और उसने शिकायत करना बंद कर दिया। शुभ रात्रि, एशलिन, मैंने उससे कहा और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। मैं प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र में सुबह जल्दी जाने की योजना बना रहा हूँ। प्रशिक्षण। मेरे होलोवॉच से अलार्म बजा, जिससे मैं और एशलिन दोनों जाग गए। कल रात मैंने अलार्म सेट किया था। 5:30 बजे वेस्टवुड शहर की सुबह हो रही थी। आज हम बाहर प्रशिक्षण और शिकार के लिए जाएंगे। मैंने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। सब कुछ पैक कर लिया है, जो भी मुझे बाहर की जरूरत होगी। अब मुझे बस फ्रेश होना है और खाना है। गुड मॉर्निंग एशलिन, मैंने एशलिन से कहा। उसने मेरा अभिवादन सुनते ही अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और वापस बालकनी की ओर देखने लगी। 3 दिन से वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। अगली सुबह जब हमने स्वादिष्ट भोजन का ऑर्डर दिया तो मैंने उसे नियमित पैकेट वाला भोजन दिया, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया और मांग की कि हम वही स्वादिष्ट भोजन ऑर्डर करें जो हमने कल रात ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने उसे यह कहकर मनाने की कोशिश की थी कि जब हम कुछ स्पेशलिस्ट स्टेज राक्षसों को मार देंगे और उन्हें बेचकर कुछ पैसे प्राप्त करेंगे तो हम रोजाना राक्षसों का खाना मंगाएंगे, लेकिन उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और मुझसे बात करना बंद कर दिया। freewebnovel.com। उसने अपना नियमित खाना खाया। कुछ समय बाद जब उसे भूख लगी तो उसने खाया, लेकिन आज भी वह जिद्दी है और मुझसे बात नहीं करती। ये देखकर कि वह अभी भी मेरी ओर नहीं देख रही है, मैं मुस्कुराया और फ्रेश होने और नहाने के लिए बाथरूम की ओर चला गया। फ्रेश होने के बाद मैंने उसे बालकनी से उठाया और ब्रश से उसके पंखों को कंघी किया। हो सकता है कि वह बोल न रही हो, लेकिन फिर भी मैं हर दिन उसके पंखों को कंघी करता हूँ। एशलिन 2 चीजों का ध्यान रखती है, पहली स्वादिष्ट खाना और दूसरी उसकी साज सज्जा। वह कुछ मिनटों के लिए अपने प्राणघातक दुश्मन को भी भूल जाती है, बशर्ते वह उसे स्वादिष्ट खाना दे और उसे संवार दे। 10 मिनट तक उसके पंखों को कंघी करने के बाद वह अपने आप ही मुझसे दूर उड़ गई। मैंने कंघी को बिस्तर के पास दराज में वापस रख दिया और संरक्षित भोजन के 2 पैकेट और एशलिन के खाने के लिए स्पेशलिस्ट ग्रेड मॉन्स्टर कोर का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया। मैंने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया और उसे उसके कटोरे में डाल दिया, क्योंकि उसे अपना खाना खुद गर्म करना पसंद था। उसने अपना खाना अनिच्छा से खाया। शेफ के हाथों से बने राक्षस भोजन को चखने से पहले उसे इस भोजन को खाने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 3 दिन पहले जब उसने वह स्वादिष्ट भोजन खाया तो उसके मन में इस संरक्षित राक्षस भोजन के प्रति नाराजगी पैदा हो गई।
मैंने एक ग्रे सूट पहना था जिसमें शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों के ऊपर हल्के कवच वाले कपड़े थे। प्रशिक्षण सूट मध्यम गुणवत्ता का है और निजी चरण के राक्षस के किसी भी हमले से बचाव करता है और प्रारंभिक विशेषज्ञ ग्रेड के झटके को कम कर सकता है और यह चलन में है और मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा था। चलो एशलिन, मैंने कहा जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। वह बालकनी की खिड़की से उड़कर मेरे सिर के ऊपर बैठ गई। वह जानती है कि मुझे ये पसंद नहीं है जब वह सिर पर बैठती है, लेकिन वह पिछले 3 दिनों से सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। मैंने उससे कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि मुझे पता है कि वह मेरी बात नहीं सुनेगी। म्यास्टा पार्क गणराज्य का सबसे खतरनाक जंगल है। जितना अंदर आप जाएंगे उतने ही खतरनाक राक्षस आपको मिलेंगे। हमारा महाद्वीप, जिसका केवल 15% हिस्सा इंसानों द्वारा और बाकी राक्षसों द्वारा कब्जा किया गया है, शहरों को छोड़कर कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। कभी कभी तो शहर भी भीड़ द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। इस क्रूर दुनिया में केवल मजबूत ही जीवित रह सकते हैं। वेस्टब्लड शहर म्यास्टा जंगल के बाहरी इलाके में बसा है और लगभग 20 मिलियन एडवेंचर्स का घर है। लेकिन जब आप म्यास्टा पार्क में प्रवेश करते हैं तो आपको वहां कोई अन्य इंसान नजर नहीं आता। मैंने होवरकार का ऑर्डर दिया था जो मुझे शहर के पहले गेट तक ले जाएगी और वहां से मैं एक और होवरकार लूंगा जो मुझे ऑस्टिन झील के पास छोड़ देगी। ऑस्टिन झील एक ऐसी जगह है जिसे मैंने राक्षस शिकार के लिए चुना था। ये वह क्षेत्र है जहां पीक प्राइवेट ग्रेड और इनिशियल स्पेशलिस्ट ग्रेड राक्षस रहते हैं। यह मेरे लिए राक्षसों का शिकार करने और प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छा स्थान है और यह एक लोकप्रिय स्थान भी है जहां पीक प्राइवेट स्टेज इवॉल्वर ट्रेन है। लोकप्रिय क्षेत्र होने के बावजूद यह अभी भी बड़े क्षेत्रों को कवर करता है। ऑस्टिन झील 40 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और अगर मैं खुद को मुश्किल स्थिति में पाया तो मदद मांगना बहुत मुश्किल होगा। होवरकार आए और आधे घंटे में उसने मुझे पहले गेट पर उतार दिया। ये पहली बार था जब मैंने विशाल बल्क क्षेत्र की दीवार को इतने करीब से देखा था। उनके बीच एक बड़ा वर्ग खोला गया था ताकि परिवहन गुजर सके। उसने मुझे बाजार के पास बड़ी दीवार के बाहर उतार दिया। पहली दीवार के ठीक बाहर बड़ा बाजार है। इसे म्यास्टा पार्क के नजदीक होने के कारण म्यास्टा बाजार के नाम से जाना जाता है। ये साहसी लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। वे आसानी से अपने द्वारा शिकार किए गए राक्षस सामग्री को बेच सकते हैं और अच्छी कीमत पा सकते हैं। म्यास्टा बाजार में हर वो चीज़ बेची और खरीदी जाती है जिसकी एक एडवेंचरर को ज़रूरत होती है। हर तरह का जादुई हथियार आपको यहाँ मिलेगा। ये वह केंद्र भी है जहाँ सभी बड़े छोटे संगठन अपने लिए कच्चा माल खरीदते हैं, न केवल राक्षस सामग्री, दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां, खनिज, रत्न आदि। आप यहाँ सब कुछ बेच और खरीद सकते हैं। इस बाजार की विशेषता ये थी कि यदि कभी शहर में राक्षसों का झुंड या कोई अन्य आपात स्थिति आ जाए तो इसे एक क्षण में बंद किया जा सकता था तथा बाजार का विस्तार आधे घंटे के भीतर कर दिया जाता था। बाजार में 20,000 से अधिक छोटी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें मिनटों में बंद किया जा सकता है। मेरे पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने मॉल से सब कुछ और अन्य चीजें पहले ही खरीद ली हैं जिन्हें मैं खरीद नहीं सकता। एशलिन, जो मेरे सिर को घोंसले की तरह इस्तेमाल कर रही थी, उत्सुकता से इधर उधर देख रही थी क्योंकि उसने भी पहली बार एक ही स्थान पर इतनी भीड़ देखी थी। हजारों रेस्तरां देखकर और वहां से आती स्वादिष्ट खुशबू को सूंघकर उसने कई बार मुझसे उसके लिए भोजन खरीदने को कहा, लेकिन मैंने उसकी इच्छा को अस्वीकार कर दिया, जिससे वह और अधिक क्रोधित हो गई और गुस्से में मेरे बालों को छूने लगी। मैं सवारी का आदेश देने से पहले आधे घंटे तक बाजार में घूमता रहा। यह मुझे संचार की सीमा के भीतर ऑस्टिन झील के करीब छोड़ देगा। म्यास्टा पार्क में आधुनिक तकनीकी संचार का कोई भी रूप काम नहीं करता, इसलिए यह मुझे संचार सीमा की सीमा पर छोड़ देगा। जल्द ही मेरी सवारी आ गई। ये होवरकार शहर में चलने वाली होवरकारों से थोड़ी अलग थी। ये भारी बख्तरबंद होती हैं और इनकी सेवा के लिए 10 गुना से अधिक भुगतान करना पड़ता है। मैं कार में बैठ गया और कार ने गति पकड़नी शुरू कर दी। मैंने फिर से मानचित्र का अध्ययन करना शुरू कर दिया जिसे मैंने वेब से ऊंची कीमत पर खरीदा था। एक बार और उस पर नजर डालने के बाद मैंने उसे बंद कर दिया क्योंकि कार गंतव्य पर पहुंच चुकी थी। वह मेरे चारों ओर एक खुले स्थान पर उतरा। मेरे चारों ओर एक लंबा पेड़ था। जैसे ही मैं उतरा, वह स्वचालित रूप से दरवाजा बंद करके उड़ गया। मैंने एक बार फिर अपने स्थान का पुनः आकलन करने के लिए अपने होलोवॉच से मानचित्र को प्रक्षेपित किया। मुझे ऑस्टिन झील के बाहरी इलाके तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलना था। बिना समय बर्बाद किए मैं उस ओर बढ़ गया।